हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कीमोफिलस लॉरिका। आई होप यू ऑल आर फाइन और तैयारी आप लोगों की बहुत बढ़िया चल रही है। एंड आप लोगों के साथ मैंने भी तैयारी आपकी कराने में बहुत मेहनत की है। तो जिन बच्चों को नहीं पता या जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनको मैं बता दूं, हमारे पास एक बहुत बढ़िया प्लेलिस्ट है। सीबीएसई बोर्ड PYQs 2023 करके एक प्लेलिस्ट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ये प्लेलिस्ट हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो रही है, इसलिए क्योंकि इसमें मैंने चैप्टर वाइज आपके PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रखे हैं। केमिस्ट्री के सारे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सारे चैप्टर्स कवर अप हो रहे हैं। तो सोचो क्यों ना, अगर इन जितनी भी ये वीडियोस है ना, इनको कोई फास्ट फॉरवर्ड करके भी फटाफट देख लेता है ना, तो जिसके जितने भी डाउट्स है ना, मैम ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, कन्वर्जन कैसे करेंगे, नेम रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन, टेस्ट कौन से आएंगे, सब कुछ इसमें कवर अप हो जाता है। तो ट्रस्ट मी, इसलिए नहीं कि मेरा चैनल है, मेरी वीडियोस है, बहुत और बच्चों के कमेंट्स बहुत बढ़िया आए हैं। और लाइव क्लासेस, ये सारी ये जो मैं इसमें आपको वीडियोस मिलेंगी वो लाइव क्लासेस हैं। तो लाइव क्लासेस में अगर आप उनके व्यूज भी देखोगे, जो आपको आइडिया लग जाएगा कि उससे बच्चों की बहुत हेल्प हुई है। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली जो प्लेलिस्ट है इसको फॉलो करना चाहिए। दूसरी एक प्लेलिस्ट और है हमारे पास, क्विक रिवीजन क्लास 12। वैसे मैं रेगुलर जब भी मैं क्लासेस लेती आई हूँ, बताती आई हूँ, इसमें आपकी वन शॉट वीडियोस हैं। ठीक है, वन शॉट वीडियोस सारे चैप्टर्स की। और बायोमोलिक्यूल्स की मैंने अभी रिसेंट निकाली थी। ठीक है, एक और वो है एनसीईआरटी से टिक मार्क्ड क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी के टिक मार्क्ड क्वेश्चंस वाली वीडियो है इसमें। सॉरी, कन्वर्जन वाली एक वीडियो है, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन कौन सी हैं। तो ये सारी चीजें अगर कोई कर लेगा ना, दोनों प्लेलिस्ट कोई कवर अप कर लेता है ना, उसके फुल मार्क्स आएंगे, ये मैं गारंटी लेती हूँ। क्यों? क्योंकि इससे बाहर पेपर आ ही नहीं सकता। मैंने इसमें इतना सारा कुछ कवर अप कर रखा है। और एक चीज और, इधर रिसेंटली मैंने एक अभी वीडियो निकाली है, डिस्टिंक्शन बिटवीन, आई थिंक आजकल में निकली हुई है, डिस्टिंक्शन बिटवीन पेयर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये आप लोगों की डिमांड पे ही था कि मैम हमें ना ढूंढने में दिक्कत हो रही है, आप एक जगह ही सारे टेस्ट वाली वीडियोस बना के दिखा दो, या काम मतलब एक वीडियो बना दो। तो ये आप लोगों के लिए, वो भी आप जाके देखिए। तो ये जो वीडियोस हैं, यहाँ जो क्वेश्चंस हैं, इनमें सब में आपको एक ही चीज, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन या एक टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा होगा अलग अलग फॉर्म में। कभी नेम रिएक्शन, कभी कन्वर्जन, कभी कंप्लीट द रिएक्शन, कभी आपका टेस्ट के फॉर्म में। तो वो बच्चा जब बार बार अपनी आंखों के सामने से देखता है ना, तो एक सिंपल सी साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट होता है, जो भी चीज को आप बार बार देखते हैं उसका इंप्रेशन, उसका इम्प्रिंट आपके दिमाग में छप जाता है। ठीक है, और लास्ट के टाइम में वैसे ही नो डाउट प्रेशर भी होता है, बट आपका दिमाग क्विकली चल भी रहा होता है कि यार मेरे पास इतने घंटे रह गए हैं। तो दिमाग इसलिए चल रहा होता है क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी हो जाती है। आपका दिमाग इस टाइम पे कहीं कुछ और सोच ही नहीं पा रहा होता। क्यों? क्योंकि उसके पास वक्त नहीं, उसे पता है। ठीक है, तो आपने करना क्या है जितना भी टाइम बचा हुआ है, वैसे तो आप लोग तैयारी कर चुके होगे। अगर मेरे चैनल पे पढ़ रहे थे तो मुझे लगता है अब तक हर बच्चे की तैयारी हो चुकी होगी। बट जो न्यू कमर है उसके लिए भी बेटा मैंने इसलिए सारा बता दिया। जो न्यू कमर है वो एक तो सबसे पहले सब्सक्राइब ही कर ले। ठीक है ना, क्योंकि कल भी मैं लाइव आऊंगी, अभी आज भी हम लाइव आएंगे। मतलब लाइव तो हमने आना ही आना है, वीडियोस निकल रही हैं, लाइव आ रहे हैं, बहुत कुछ बता रही हूँ मैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे हम, सब कुछ कर रहे हैं। बट आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी ना। जो थोड़ा बहुत टाइम बचा है उसमें आप इन वीडियोस को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो। ठीक है, एनसीईआरटी के चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, वो कवर अप कर लो। ये सब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने करनी ही करनी है अगर आप अपना स्कोर बढ़िया करना चाहते हैं। और कुछ बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं कि मैम हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, पास हो जाएंगे या पास करा दो। तो वो जो बच्चे कहते हैं ना पास करा दो, वो अगर इन वीडियोस को फास्ट फॉरवर्ड करके देखें तो माना, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं पहले पढ़ रखा, तो उनको थोड़ा बहुत ही इसमें याद रहेगा, थोड़ा बहुत इन वीडियोस से देखा हुआ दिमाग से साफ भी हो जाएगा। बट इतना इसमें कंटेंट आसान तरीके से समझाया हुआ है, किया हमने, परफॉर्म पढ़ा है, या आप ये कह सकते हो प्रिपेयर किया है, कि उस बच्चे के भी मार्क्स बढ़िया आ जाएंगे, पास होने से थोड़े ज्यादा ही आएंगे। ठीक है, बट ऑब्वियसली पेपर में आपकी जगह मैं नहीं देने जा सकती, तो ये वीडियोस आपको देखनी पड़ेगी। मैंने अपने हिस्से की मेहनत की है, अब आप कीजिए। और आज हम करने वाले हैं सीबीएसई सैंपल पेपर। एक बार मैं चाहती थी कि इधर रिसेंट एक बार आपका रिविजन हो जाए सारा कुछ पढ़ने के बाद। ठीक है ना, तो शुरू करें। यहाँ पे देखो, आपको क्वेश्चंस आपको सिर्फ हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप सारा कुछ पढ़ चुके हो। तो आपको पैटर्न पता है, 3 घंटे का जो आपका पेपर है 70 मार्क्स का आएगा, है ना। तभी बच्चे कहते हैं मैम 70 आउट ऑफ 70 चाहिए, या किसी और बोर्ड के बच्चे होते हैं तो कहते हैं मैम 80 आउट ऑफ 80 चाहिए। तो ये जितनी वीडियोस हैं, जितना सारा कुछ है ना, ट्रस्ट में खाली सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं है, ओवरऑल जितने बाकी स्टेट बोर्ड्स के जो बच्चे हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है। क्योंकि उन लोगों को भी सेम टॉपिक तो सेम ही पढ़ना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो सेम ही करनी है। ठीक है, तो इस पे मत जाना कि आपको भी सीबीएसई बोर्ड का है या किसी और बोर्ड का, नहीं, आपको क्वेश्चन आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, चैप्टर की थॉरो नॉलेज होनी चाहिए।
वो सब यहाँ पे आपकी पूरी हो जाएगी इन सारी प्लेलिस्ट में। गॉट इट? तो इस पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रही, आपको ऑलरेडी पता है सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 18 है, सब एक-एक नंबर के होते हैं। तो ये आप लोग मुझे लगता है शायद बेटर आसानी से कर पाते होंगे। फिर उसके बाद जो आपका अगला सेक्शन आता है उसमें 7 क्वेश्चंस होते हैं जो 2-2 मार्क्स वाले हैं। फिर 3 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन हैं। फिर केस बेस्ड क्वेश्चन आता है जिसकी प्रैक्टिस हम लोग कराएँगे, ठीक है? फिर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, 3 क्वेश्चन वो आएँगे। कई-कई जगह आपका यहाँ पे इसमें वो चॉइस भी होती है, ठीक है? तो यानी आपके पास पेपर लेंथी नहीं होता, आप इसको कवर अप कर सकते हो आसानी से और लिखना बहुत अच्छे से, प्रेज़ेंटेशन मायने रखती है ना? तो उसके लिए ये सारे पॉइंट्स अगर ध्यान रखोगे तो बहुत बढ़िया होने वाला है पेपर, टेंशन मत। थोड़ी-सी मार्किंग हार्ड होती है कहना चाहिए, बट अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करके रखो ना कि सब कुछ लिख के आना है, फॉर्मूला लिखना है, यूनिट लिखनी है, क्वेश्चन नंबर करेक्ट लिखना है, तो इट काउंट्स, राइट? ओके, पहला क्वेश्चन, इसमें कोई चॉइस नहीं होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले में ऑलरेडी चॉइस है यार। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ, अब ये देखो मैंने क्लास में बार-बार बोला हुआ है, बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आपको बहुत अच्छे से करना है, बार-बार बोला है ना? तो यहाँ पे हम इसको सीधे फटाफट इसका वो देख लेते हैं, क्या कहते हैं, आंसर ही देख लेते हैं। यहाँ पे सेडजेफ रूल लगेगा। सेडजेफ रूल अब क्या होता है कि आपका हाइली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। अब एक बार दोबारा से क्वेश्चन देखते हैं, देखो जो आपका ये है ना, क्या कहते हैं मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल ये होगा, ठीक है? इसी पे आपका मिथाइल भी लग रखा है। गॉट इट? 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल इसी पे सेम लगा हुआ है। इसकी आपने एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन करनी है। अब एसिड कैटालाइज्ड आप डिहाइड्रेशन जो करते हैं, सेडजेफ रूल क्या होता है? सेडजेफ रूल आपका डिसाइड करेगा इधर आपका या डबल बॉन्ड इधर आएगा कि इधर आएगा। ये एक्चुअल में इसमें आपको ये देखना है कि डबल बॉन्ड इस साइड आएगा या इस साइड आएगा। 2 जगह आ सकता है ना, क्योंकि 2 साइड दोनों कार्बन से आपके, जहाँ पे आपका OH लगा है उसके साथ वाले दोनों कार्बन में से किसी के साथ भी मिलके वाटर रिमूव हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। जैसे सपोज करो ये वाला, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, तो ये वाला H जाएगा कि ये वाला H जाएगा, दोनों जगह इनमें से आपका कोई एक डबल बॉन्ड आ सकता है। इसी पे बेस है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है? तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ठीक है ना? सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे डिहाइड्रेशन जो बनेगी, एल्कीन आपका बनेगा ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वो तो आपको समझ में आ ही गया। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल था ना, साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है? तो ये साइक्लोहेक्सेन है, इसके ऊपर OH लगा हुआ था, यहीं पे आपका मिथाइल लगा हुआ था, ठीक? तो ये OH और आपका ज़ाहिर सी बात है इनमें से चाहे ये वाला चाहे ये वाला, कोई सा भी आपका कार्बन हो, एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं है, दोनों आपके ऑर्थो पोजीशन वाले हैं। उनके साथ आपका क्या हो जाएगा, मिथाइल तो इसी पोजीशन पे रहेगा, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ठीक? तो इसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, बट वैसे आपका सेडजेफ रूल ये कहता है कि हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब क्या है, जिसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन हो रखी हो, H कम होंगे, इस हिसाब से आपका जो है एल्कीन वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन या आपका यहाँ तो कंपाउंड ही एक बनेगा, बट वैसे आपके कई-कई जगह जो कंपाउंड्स इस तरह के आते हैं, तो वहाँ आपको सेडजेफ रूल लगाना पड़ता है कि कौन सा एल्कीन बनेगा। दूसरी बात, इस चीज़ को मैंने उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली वीडियोज़ में कवर अप कर रखा है, तो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, वहाँ जाके आप देखोगे, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कई तरह के अलग-अलग मिल जाएँगे, ठीक है? तो आपकी तैयारी बेटर हो जाएगी। सॉरी, ए पे टिक हो गया, ये आपका बी पार्ट आ जाएगा, ठीक है? Which one of the following compounds is more reactive towards SN1, SN2? अब सिंपल सी चीज़ है, SN1 और SN2 मैंने कई बार कराया हुआ है क्लास में, लाइव क्लास में भी, PYQ सब जगह करा रखा है। SN2 में आपका क्या होता है कि आपका फ्रंट बैक से अटैक होता है, ठीक है? बैक से अटैक तो इसको रहने दो, मुझे लगता है शायद बेटर आप इस चीज़ में याद रखोगे कि यहाँ पे आपका कंसर्टेड रिएक्शन होती है, इससे आपको नहीं भूलेगा। कंसर्टेड रिएक्शन का मतलब क्या है, वन स्टेप रिएक्शन होती है, मतलब आपका बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग साथ में होता है, ठीक है? और इसमें दूसरा क्या होता है, इन्वर्जन। सॉरी मेरा गला खराब हो गया रोज लगातार ना वो, ठीक है? ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास ले लेके इन्वर्जन हो जाता है, पूरा 180 डिग्री रोटेट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर सपोज करो जब आप अटैक करवा रहे हो, बल्कि ग्रुप्स होंगे तो वो हिंड्रेंस कॉज करेंगे, तो इसीलिए इसमें प्राइमरी जो आपका हैलाइड होता है वो आसानी से रिएक्ट करेगा। प्राइमरी हैलाइड, इसका जो ट्रेंड है ना वो ऐसे होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, और SN1 आपका 2 स्टेप रिएक्शन होता है, इसमें उल्टा ये ट्रेंड रहेगा, ठीक है? अभी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक आपका एल्कीन है, एक मतलब जितने भी आप देख सकते हैं, इसमें से आपको SN1 के लिए कौन रिएक्टिव रहेगा
ये पता लगाना है, सिंपल सी बात है। C6H5CH ये आपका क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। अब ये चीज़ कैसे पता लगेगी कि Br आपका जो निकला यहाँ पे ना, बेसिकली अगर आप ये देखोगे कि कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा प्राइमरी, कौन सा टर्शरी, तो इस तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, सपोज करो पहले वाला तो आपका इसका आंसर आपका सी है ना। लेट मी चेक, थोड़ा क्विकली मैं करवा रही हूँ क्योंकि टाइम कम है और हमें सारी चीजें कवर अप करनी है, ठीक। तो C6H5CH C6H5Br, अब इसका क्या मतलब है? CH यहाँ पे आपका रिंग लगा हुआ है, रिंग लगी हुई है मतलब, ठीक है। और इसके साथ ही आपकी अगेन इस तरह का आपका कुछ कंपाउंड है, ये है ना। तो ये अगर आप देखोगे आपका कैसा है, सेकेंडरी वाला है, ये सेकेंडरी है, ठीक है। उसके अलावा C6H5CH3Br, ये आपका CH3 के साथ, इसके साथ CH3 और CBr ये लिखा हुआ है। रुको, इसका ना वो बना लेते हैं, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक, ये तो होगा नहीं, ये तो आपको पहले ही पता लग रहा है, CH6H5CH2Br, C6H5CH2Br, ये तो आपका कैसा है, प्राइमरी। अब प्राइमरी तो SN1 में पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हमने ये दोनों तो पहले ही कट हो गए, ठीक है। डी वाला भी देख लेते हैं, C6H5CHCH3Br, C6H5 किया, इसके साथ CH, ये CH3 इसके साथ लगा हुआ है और इसी पे आपका Br लगा हुआ है। इस कार्बन के साथ टोटल बॉन्ड 4 बॉन्ड बनेंगे ना, एक बॉन्ड इसने इधर बना दिया फिनाइल रिंग के साथ, एक H है, 2 ये हैं। तो ये कैसा कार्बन है आपका? ये अगर आप देखोगे तो ये आपका कार्बन जिसके ऊपर Br लगा हुआ है, ये आपका सेकेंडरी कार्बन हो गया, राइट, ये सेकेंडरी कार्बन हो गया। तो ठीक है, मान लेते हैं कि शायद पॉसिबल हो सके। अब ये वाला कार्बन देखते हैं, C6H5CH C6H5Br, ठीक है। क्या किया हमने, C6H5 लिखा, इसके ऊपर CH था, इसके ऊपर एक तो Br लगा हुआ है और इसी के ऊपर आपकी रिंग लगी हुई है दूसरी वाली। तो ये कार्बन कैसा हो गया? ये भी आपका सेकेंडरी कार्बन है, लेकिन यहाँ पे आपके दोनों ये वाले ग्रुप्स हैं और इसमें एक मिथाइल, एक आपका ये वाला पोर्शन था। तो कभी भी यहाँ पे जो स्टेरिक हिंड्रेंस वाला पोर्शन, जो ये दिक्कत आती है, वो SN2 में आती है, SN1 में नहीं आती है। SN1 में तो बल्कि आसानी से ज्यादा रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका ये वाला कार्बोकैटायन, अब ये वाला और ये वाला दोनों सेकेंडरी वाला था, लेकिन इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, इसका ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा? क्योंकि उसमें 2 रिंग्स हैं। जाहिर सी बात है, पॉजिटिव चार्ज अगर आप कहीं भी रिंग्स अटैच होती हैं तो आपके जो चार्जेस हैं वो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज का आसानी से होता है। तो यहाँ पे 2 रिंग है, लेकिन इस वाले में 1 रिंग था, इसलिए आपका ये सी वाला आंसर आया। गॉट इट? KMnO4 is colored due to, ये तो मुझे लगता है शायद चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, अनपेड इलेक्ट्रॉन, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू लिगेंड, डी ट्रांजिशन। ये आपके डी ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। यहाँ अगर आप देख सकते हो चार्ज ट्रांसफर होता है, ये हमेशा याद रखना है। अब चार्ज ट्रांसफर 2 तरह से है, लिगेंड टू मेटल या मेटल टू लिगेंड, ठीक है। कुछ बच्चे सोचते हैं डी ट्रांजिशन के कारण है, बट आपको याद क्या रखना है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उसकी वजह से है, ठीक। तो आपका उसका रीजन क्या है ये आप समझ लो एक बारी। मैग्नीशियम जो मैग्नीज एटम है उसमें आपका KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हो, वैसे भी आपने पढ़ रखी होगी, +7 है, ठीक है। यहाँ पे कोई आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये अगर आप देखोगे ना इसमें +7 है। आउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप इसकी लिखोगे, ठीक, +7 है मैग्नीज। एक बार हम देख लेते हैं जरा, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। और यहाँ पे जो आपका ये परमैंगनेट आयन है ना, इसके अकॉर्डिंग ये आपका जो मैग्नीज है वो तो ठीक है अलग है, बट ये परमैंगनेट आयन जो है इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका क्या है, बॉन्डिंग में सारे इन्वॉल्व हैं। ये जो लिख रखा है ना 3D04S0, का मतलब है, लेट मी जस्ट चेक, अच्छा +7, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दिए, सॉरी। मैं वही सोचूं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, जस्ट 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 अ मिनट, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। मैग्नीज का आपका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 25, ठीक है। 25 में आपके कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए थी 4s2 3d5, तो +7 में सारा हट गया, ये 3d2 3d5 सब हट गया, दैट्स वाई कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो जल्दबाजी में कितना गड़बड़ होता है, मैंने सीधे +7 या इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दिया, तो मेक श्योर आपसे गलती ना हो। बट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आई वो आपको पता लग गया, ठीक है, यहाँ से आप निकाल लोगे। देन आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखी, देन आपने देखा कि क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होता तो हम कह सकते थे कि डी ट्रांजिशन पॉसिबल है। डी ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट कर जाएंगे, वापस आ जाएंगे, दोनों आपके डी ऑर्बिटल्स के बीच में ट्रांजिशन, बट यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके अलावा बेटा इसमें वैसे भी याद रखना चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं,
परमैंगनेट में भी और डाइक्रोमेट में भी यही रीजन है, सेम रीजन है डाइक्रोमेट में भी। होता क्या है, मॉलिक्यूल यहाँ पे आपका शुड बी केयरलेस, कलरलेस होना चाहिए, लेकिन कलरलेस है नहीं। कलर आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई रीजन है जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा है, तभी कलर आ रहा है ना। यहाँ पे जो पर्पल कलर आ रहा होता है, लीगेंड टू मेटल का जो रोल है, मतलब जो ट्रांसफर है उसकी वजह से आ रहा है। लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पे लीगेंड कौन सा है, ये जो आपको पता है ना परमैंगनेट आयन में MnO4 नेगेटिव ये है, साथ में ये ऑक्सीजन एज अ लीगेंड काम कर सकता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट कर सकता है। किसको कर सकता है, मैग्नीज को। क्यों, क्योंकि इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स है, तो लीगेंड मेटल को डोनेट कर रहा है। अब इसमें पता है दो ऑप्शन एक और आ रही थी, देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रही थी, चार्ज ट्रांसफर लीगेंड टू मेटल या मेटल टू लीगेंड। अब मेटल में तो आपने देख ही लिया, जीरो है, सारे इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है कहीं, तो वो ट्रांसफर क्या करेगा, तो बड़ा आसान था कि ऑप्शन यहाँ पे बी ही आएगा। लीगेंड यानी कि ऑक्साइड आयन, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर सकता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगी, सी ऑप्शन, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लीगेंड, सॉरी बी ऑप्शन, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लीगेंड टू मेटल। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा तीनों क्वेश्चन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप वुड हैव द लॉन्गर हाफ लाइफ, इन दोनों में से किसकी लॉन्गर हाफ लाइफ होगी। ठीक है, रेट कांस्टेंट दे रखा है रेट कांस्टेंट के दे रखा है, लॉन्गर हाफ लाइफ किसकी होगी। तो मुझे लगता है आपको अगर फॉर्मूला पता है, ठीक है, टी हाफ और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, रेट ऑफ डिके विल बी स्लोअर एंड विल हैव अ लॉन्गर लाइफ। जाहिर सी बात है, रेट कांस्टेंट O15 का इज लेस देन दैट ऑफ O19। O15 का रेट कांस्टेंट, के की बात कर रही हूं मैं, के की वैल्यू O15 की कम है इन कंपैरिजन टू के की वैल्यू O19। ठीक है, तो जिसका भी रेट कांस्टेंट कम होगा उसका जो क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट कम है, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ डिके उसका धीरे है, वो धीरे डिके हो रहा है ना, दूसरे वाला जल्दी डिके हो रहा है। तो लॉन्गर हाफ लाइफ किसकी होगी, उसी की होगी, जाहिर सी बात है। देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज लिखी थी, रेट कांस्टेंट फॉर द डिके ऑफ 15 वाला जो आइसोटोप है वो कम है, क्वेश्चन में दे रखा है, ये वैल्यूज दे रखी है, यहाँ से आपको देखना था, ये रेट कांस्टेंट की वैल्यूज आप देख सकते हो ना। अब इसमें आपने वैल्यूज, पहली बात तो 10⁻³ है, 10⁻² है, तो इसको सेम कर लिया करो हमेशा, तब आपको देखना आसान हो जाएगा। जैसे 10⁻² है, या तो इसको -3 बना लो या इसको -2 बना लो, दो में से किसी एक चीज के लिए। O15 की यहाँ पे वैल्यू कम आ रही है, तो जिसका रेट कांस्टेंट कम है, इसका मतलब रेट ऑफ डिके, जिस स्पीड से वो डिके हो रहा है, खत्म हो रहा है, वो भी कम होगा ना, रेट कांस्टेंट तभी कम आ रहा है। तो अगर धीरे धीरे कम हो रहा है, डिके हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी हाफ लाइफ क्या है, ज्यादा आगे आएगी, ज्यादा लंबी हाफ लाइफ उसकी। क्यों, क्योंकि वो धीरे धीरे डिके हो रहा है। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना था, ऐसा कुछ खास और मुश्किल नहीं था। तो इसमें ऑप्शन कौन सी आ जाएगी देन, ये आ गया, और 15 वाली ए ऑप्शन है। उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की दे रखी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको क्या कहते हैं, ये ठीक है, ये आपका होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और अगर ऐसे लिखा हो तो ये सिंपल है मोलर कंडक्टिविटी। इसको हम एक चीज और बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इन टर्म्स को अच्छे से कर लेना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्लास मैंने अभी कल ही ली थी, लाइव क्लास, 4 घंटे की क्लास चली, उसमें सारा कुछ कवर अप कराया। जिसको डाउट अगर हो रहा है तो जाके देख लो, मुझे लगता है सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ वैल्यू दे रखी थी इसकी। उसके बाद यूजिंग द ग्राफ एंड गिवन इन्फॉर्मेशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस मच क्या होगा। अब इसकी मोलर कंडक्टिविटी कहाँ से आएगी, अगर आप कैटायन एनायंस की अकेले अकेले या तो मोलर कंडक्टिविटी को प्लस कर देते हो, सिंपल सी चीज है। यहाँ पे दे क्या रखा है वो देखो, यहाँ मोलर कंडक्टिविटी, इधर भी आपका कुछ दे रखा है, तो वैल्यूज जो आपको निकालनी है वो इस ग्राफ में से निकालनी है। एंड गिवन इन्फॉर्मेशन, गिवन इन्फॉर्मेशन और कोई दे रखी है क्या, लेट मी जस्ट चेक, नहीं और तो कुछ नहीं। अच्छा, ये यहाँ पे ना शायद मुझे लगता है मिस हो गया, ये वाली चीज़ जो है ना, ये मिस हो गया मुझसे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में अच्छा ये तो दे रखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, HCl और KCl दे रखा है। तो इसकी वैल्यूज अगर आप यहाँ से चेक करेंगे तो आपने बेसिकली निकालना क्या था, CH3COOK, HCl की, KCl की और एसिटिक एसिड की वैल्यूज दे रखी हैं। इन तीनों का यूज करके आप इक्वेशन बना सकते हो। HCl की क्या आ जाएगी, H+Cl नेगेटिव, इनकी अलग से इंडिविजुअल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज होती है ना। ऐसे ही आपका K और Cl की आ जाएगी, Cl वाली आपकी कॉमनली कट जाएगी और H वाली किससे कटेगी, इससे। तो आपकी तीनों की वैल्यूज का यूज करते हुए एसिटिक एसिड की, HCl और KCl की, तीनों में से आपने क्या करना है, CH3COO नेगेटिव एसिटेट आयन और K+ चाहिए, बाकी तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यूज और इसकी वैल्यूज आपस में माइनस कर दो, एंड इसकी वैल्यू, इसको भी आप देखोगे कि आपने माइनस किसको करना है, ऐड किसको करना है। जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स में करते थे ना
सेम वैसे ही आपने वैल्यूज़ का यूज़ करते हुए कैलकुलेट करना है, तो हमने वही किया। क्या किया, एसिटिक एसिड वाली जो वैल्यू थी, उसमें हमने KCl की वैल्यू प्लस किया ताकि K और ये साथ में आ जाए। अब हमें H और Cl को माइनस करना है, तो HCl वाला माइनस कर दिया। HCl जब माइनस होगा इसका मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी H प्लस की यहाँ से कट जाएगी और Cl की यहाँ से कट जाएगी। बस, तो ये वैल्यू आपने टोटल निकाली, यूनिट्स सेम रह गई, यूनिट्स में कोई कन्वर्जन नहीं हुआ। तो बेसिकली यार मैं यहाँ पे सॉल्व इसलिए नहीं कर रही हूँ कि हमारे पास टाइम कम है, बट मुझे पता है कि क्वेश्चन इसी तरह का एग्जाम में आ सकता है वैल्यूज चेंज करके, तो मैं आपको करने का तरीका सिखा रही हूँ। तो यहाँ आपको समझ में आ गया, बी ऑप्शन हो गई, ठीक है। ऑप्शन हम टिक कर लेते हैं, इधर आपका ए ऑप्शन था, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन था, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विजुअली चैलेंज लर्नर्स के लिए है ये क्वेश्चन। व्हाट इज द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम क्लोराइड के लिए निकालना है। मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन में दोनों की अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं, आपको निकालना था सोडियम क्लोराइड के लिए। यहाँ तो और भी ज्यादा सिंपल हो गया, आई थिंक सिर्फ आपको क्या करना है, मोलर कंडक्टेंस दोनों की प्लस करनी है। अब एक चीज और, ये अगर कॉमन है ना, तो आगे वाला आप, आई थिंक ये आपको समझ में आता होगा कि हम 10⁻⁻4 कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी को प्लस कर लेते हैं। और अगर ये कॉमन नहीं है तो कॉमन लेना, आई थिंक आपको अगर नहीं आता तो इक्विलिब्रियम में जैसे होता है ना 10⁻3 10⁻4, तो इसमें से आप कॉमन ले लेते हो एंड अंदर आपका ब्रैकेट में आ जाता है 1 प्लस करके। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है मैथ्स वाली, ये अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो शायद प्रॉब्लम आपके लिए है, बट सिंपल कैलकुलेशन है। इस वाले में तो और भी आसान था, सीधे Na प्लस और Cl नेगेटिव की वैल्यू दे रखी थी, वो आपको प्लस करनी थी, देख सकते हो दोनों की वैल्यू दी हुई है, आपको सिर्फ प्लस करना था। शायद ऑप्शन ए था आंसर, देख लेना कैलकुलेट करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन A प्लस बी AB2 आपका बन रहा है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A इज 2, ओके। तो आप रेट लॉग एक्सप्रेशन लिख लो। विद रिस्पेक्ट टू A उसने बोला है ट्वाइस है, विद रिस्पेक्ट टू B रिएक्टेंट A इज 2 एंड विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट B पता नहीं क्या है यार, आगे शायद 1 होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। कुछ तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू 1 होना चाहिए, मैं शायद मेंशन नहीं, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट विल बी द चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड एंड बी इज हाफ्ड। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन मैंने क्लास में बहुत बार कराया हुआ है, तो ये सेम क्वेश्चन आ रखा है ना, कुछ नया तो है नहीं। इसको हम क्वेश्चन में देख लेते हैं, आपने सिर्फ चेक क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू ए आपका रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपकी कंसंट्रेशन ए की डबल हो जाती है तो यहाँ आप क्या लिखते हो, 2a का स्क्वायर लिखोगे, बी की हाफ हो जाती है b/2 सेम रहेगा। एक बार मैं चेक कर लूँ कि विद रिस्पेक्ट टू, ये ना यहाँ पे क्वेश्चन में मिसिंग है, ठीक है। फॉर द रिएक्शन द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए इज 2 एंड विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी कुछ यहाँ पे आना चाहिए था, वो शायद मेंशन नहीं है, तभी ये यहाँ पे इस तरह की चीज आ रही है। तो कई बार क्या होता है ना, जो प्रिंट आउट हम लोगों ने कहीं से लिया होता है उसमें क्वेश्चन आपका इस तरह से आधा अधूरा लग रहा होता है, तो ये ध्यान रखना आप। अ, हुँ, इसमें और कुछ कर भी नहीं सकते, क्वेश्चन में और कुछ गिवन ही नहीं है, इसको हटा देना। तो ये वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन करेक्ट आएगा, डोंट वरी। तो आपने रेट एक्स जो करना क्या है, रेट एक्सप्रेशन लिखा, उसके बाद आपने ये वाला पोर्शन है ही नहीं अब, आपका पोर्शन सिर्फ क्या है कि आपका ए वाले पार्ट पे कैसे चेंज हो रहा है, उस पे डिसाइड करना है। तो आपने ट्वाइस कर दिया एंड स्क्वायर भी करना पड़ेगा, क्या आ गया 4a² यानी कि 4 टाइम्स, इंक्रीज़ इन 4 टाइम्स, ए आंसर आ गया, ठीक है। इंक्रीज़ इन 4 टाइम्स देख लो आप चाहे ए, है ना। उसके बाद अगला करते हैं, अगला है आपका बॉइलिंग पॉइंट्स की टर्म्स में इंक्रीज करो। अब आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट अमीन्स में किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन ज्यादा करता है, प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी। तो देख सकते हो ब्यूटेन अमीन आया है एन डाइमिथाइल एंड एन इथाइल इथेनमाइन, तो ये आपका टर्शरी वाला है, ये आपका सेकेंडरी है, ये आपका प्राइमरी है। आई थिंक क्लियर है आपको, ए आंसर आना चाहिए। देन इसने बोला था इंक्रीजिंग ऑर्डर, ए सबसे ज्यादा होगा, के बाद आपका आएगा सी एंड बी, तो बी सी ए आपका ऑप्शन कौन सा है, डी। आई थिंक यही आंसर आएगा, देख सकते हो डी आ गया, सिंपल था। ये आपका रीजन भी यहाँ दे रखा है जो हमने एक्सप्लेन कर लिया। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे लास्ट वाले क्वेश्चन पे। CFSC कोबाल्ट के एक कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दिया हुआ है जो कि आपका कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। CFSC क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और ऐसे ही कोबाल्ट का एक और कंपाउंड है जिसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये आपका टेट्राहेड्रल है। तो आपने एक रिलेशन पढ़ रखा है कि डेल्टा टी और डेल्टा ओ के बीच का रिलेशन CFSC का, ये CFSC का पढ़ रखा है ना, वहां से डायरेक्टली आया है। 4/9 ऑफ 18,000 आप कैलकुलेट करेंगे तो 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। इट वॉज अ वेरी प्रीटी सिंपल क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। तो मुझे लगता है ये चीज़
इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ जाएँ, अगर आपको बच्चे नॉलेज है ना, तो आप कैसा मर्ज़ी क्वेश्चन आए कर पाओगे, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? CH2O विनाइल HBr लगा हुआ A प्लस बी क्या बनेगा? अब यहाँ पे आप देखो क्या चीज़ है, ये बेसिकली ईथर है और HBr यहाँ आप रिएक्ट करवा रहे हो। इसको डायरेक्टली हम सॉल्यूशन देख लेते हैं ताकि आपको आसान हो जाए। CH3 इन्होंने तो चलो रिएक्शन कुछ लिख ही नहीं रखा। ये मैं खुद ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है? यहाँ बेटा आपका जो HBr जब आप रिएक्ट करवाओगे ना, तो यहाँ पे जो ईथर वाला पार्ट है उसमें एक पार्ट से आपका हैलाइड बनता है, एक पार्ट से आपका अल्कोहल बनता है, ठीक है? C6H5 CH2O C6H5 ये वाला पार्ट है बेसिकली, ठीक है? तो यहाँ पे आपने जब भी HBr लगाना है तो आपको याद क्या रखना है कि इसमें से एक पोर्शन जो आपका बनाएगा वो हैलाइड बनाएगा, और हैलाइड किसके साथ जाता है? इस वाले पार्ट के साथ। क्यों? क्योंकि आपका ये कैसा है, बेंजाइल अल्कोहल बनाएगा, यहाँ से फिनोल बनता, ठीक? ये जो आपका ये रिएक्शन है एज सच ईथर के वाले चैप्टर में मैंने यहाँ पे करवा रखी है, ये सेम रिएक्शन। HBr आपका जब भी जाएगा ईथर में, जब भी आप HBr HCl, वैसे क्वेश्चन आपका HBr के साथ ही आता है, तो यहाँ से O वाला जो है आपका सिंपल वाला जो पार्ट है, छोटे वाला मॉलिक्यूल, उसके साथ आपका OH फिनोल बना देगा, यहाँ पे फिनोल बन रहा है, और आपका दूसरा जो ये बनाएगा, ये यहाँ पे एल्काइल हैलाइड बनाएगा। तो ये वाला पोर्शन एल्काइल हैलाइड पे कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका ब्रेक हो जाता है। ईथर का ये क्वेश्चन था, ठीक है? इनमें से ऑप्शन डी करेक्ट है। चेक भी कर लेते हैं एक बार, डी ऑप्शन ही थी, हाँ जी डी ऑप्शन थी, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एमीन्स? ओके, मोस्ट एल्काइल एमीन्स आर नॉट करेक्ट पूछा है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है, ठीक है? मोस्ट एल्काइल एमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया सोल्यूशन। हाँ, एल्काइल एमीन आपको पता है RNH2 और अमोनिया NH3, इसके ऊपर लोन पेयर तो है, ये डोनेट कर सकता है, यस, इसके ऊपर भी लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया, तो ये हमेशा आपका ज्यादा बेसिक इन नेचर है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला, pKb वैल्यू ऑफ इथाइल एमीन इज लोअर देन बेंजाइल एमीन। pKb वैल्यू जिसकी कम होगी उसकी Kb वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो इथाइल एमीन और बेंजाइल एमीन में जाहिर सी बात है, बेंजाइल एमीन का मतलब क्या है कि आपने बेंजीन रिंग इस तरह से लिख दिया, तो जो इसका लोन पेयर वाला मतलब डोनेशन है वो उतनी आसानी से नहीं होगा जितना कि इथाइल एमीन में होगा। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। मिथाइल एमीन CH3NH2 को मिथाइल एमीन कहते हैं। ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड रिलीज NO2 गैस, रॉन्ग, N2 गैस देता है। ये आपका नाइट्रस एसिड के साथ बनाएगा क्या? देखो एनिलीन तो डाइजोनियम सॉल्ट बना देता है एरोमेटिक वाला, लेकिन जो आपका एमीन है, ठीक है ना, एलिफेटिक एमीन है, वो आपका एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है, बट इट इज लेस स्टेबल तो होता नहीं है, तो वो आपका फर्दर टूट जाता है, एल्कोहल बनाता है और N2 गैस। ये मैंने करा रखा है सेम, मतलब मैं कह तो रही हूँ, मेरी क्लासेस अगर कोई अटेंड कर लेना, लाइव क्लासेस, या वो अब तो चलो वीडियोस के फॉर्म में वो प्लेलिस्ट है ही, मैंने आपको बता दिया था क्लास की स्टार्टिंग में ही, तो अगर कोई उनको देख लेता है ना, सैंपल पेपर तो चलो बात की बात है, तो हम अब कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस उसी में से आए हुए हैं, बाहर से कुछ आया ही नहीं है। तो ये आपका सी वाली स्टेटमेंट गलत हो गई, क्योंकि ये N2 गैस देता है। बाकी चौथा भी पढ़ लेते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट ना आपका यूज होता है एमीन्स को डिटेक्शन टेस्ट मतलब के तौर पे। तो हिंसबर्ग रिएजेंट आपका यूज होता है, वो क्या करता है, सेकेंडरी अमीन के साथ सल्फोनामाइड बनाता है, प्राइम उसके साथ भी बनाता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इन तीनों के साथ ना सल्फोनामाइड्स एक के साथ बनाता नहीं है, बाकी दो के साथ बनाता है, और एक का आपका इनसॉल्युबल इन KOH बनाता है, एक का सॉल्युबल इन KOH बनाता है सल्फोनामाइड। तो ये रिएक्शन भी मैंने डिस्टिंक्शन बिटवीन में करा रखी है, वहां से कर लेना, ठीक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट रिएक्शन इज गिवन बाय एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों जो दे, अब टॉलेंस रिएजेंट तो आपका कौन देता है? टॉलेंस रिएजेंट आपका एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स नहीं देते। फेलिंग सॉल्यूशन आपके खाली एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी नहीं देते। तो आपका टॉलेंस फेलिंग कट गया। कैनिजारो रिएक्शन टेस्ट तो नहीं है ना? एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे 2,4-DNP टेस्ट आपका दोनों के लिए यूज हो जाता है। ये पता है कौन सी है? 2,4-DNP टेस्ट में आपका 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनता है, जहाँ पे आपने हाइड्रोक्सिलामीन से ऑक्साइम बनाया। जो पहली रिएक्शन आती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाली, ये वो वाली रिएक्शन का पार्ट है। तो 2,4-DNP टेस्ट यानी कि ब्रैडीज रिएजेंट बोलते हैं इसको, ब्रैडीज रिएजेंट इसको बोलते हैं, ब्रैडीज रिएजेंट ना। तो ये वाला टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हैं। आई थिंक दोनों का सी आंसर है, चेक कर लेते हैं एक बारी, ठीक है ना? यस करेक्ट। तो ये यहाँ पे गलत दे रखा है, ओनली बाय अल्कोहल्स, ठीक है ना? ये एल्डिहाइड्स होना चाहिए था, मेरे एल्डिहाइड्स होना चाहिए था, बाकी वो भी कैनिजारो पे एप्लीकेबल नहीं है कंप्लीटली, बट चलो कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, एक ग्राफ दिया हुआ है, इंटरसेप्ट एंड स्लोप इसमें क्या होगा? केमिकल काइनेटिक्स की जो मैंने भी क्लास लगाई थी रिसेंट, इसी में मैंने बताया था
तो अगर आपको इसकी वो y = mx + c वाली इक्वेशन लिखनी आती है, तो आपको पता लग जाएगा ये इंटरसेप्ट होता है, ये वाला पार्ट जो यहाँ से आता है, यहाँ से आपका स्लोप निकलता है, ठीक है? तो यहाँ आप देख लेते हैं, बड़ा सिंपल सी आपकी इक्वेशन थी, नेचुरल लॉग a और -EA/r, ठीक? ये आपने कैसे किया? आपने एक इक्वेशन कर रखी थी ना, यहाँ पे आप देख सकते हो नेचुरल लॉग a और ये 1/t, तो यहाँ पे सी सिंपल सी चीज़ है, एक बारी इसमें सी आंसर शायद आएगा, है ना? जो आपका रिलेशन है ना, लॉग k = -EA/r 1/t आता है यहाँ पे, 1/t। और एक मिनट दोबारा लिखती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। कल ही कराया वैसे मैंने ये। यहाँ लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ k = नेचुरल लॉग ऑफ a, ठीक? और प्लस -ER1t, इसको चाहे बेशक पहले लिख लो। तो ये 1/t आपका x कोऑर्डिनेट पे है, तो यानी mx, समझ में आ रहा है? ये m क्या है? -EA/r, ठीक है? और ये क्या है? इंटरसेप्ट। ये आपका y कोऑर्डिनेट था, y = mx + c के हिसाब से, तो आंसर आपका आ गया c। गॉट इट? दिख रहा है सी आंसर? अब उसके बाद जो आपने दूसरे वाला क्वेश्चन करना है, क्या है ये? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ओह! तो ये आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ से निकालोगे और यूनिट आपको जितने भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हैं सबकी अच्छे से करनी है। यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है क्योंकि दोनों की वैल्यू आप देख सकते हो, ऊपर प्लस कर दोगे, ठीक? तो वहाँ से आपकी यूनिट्स आ जाएँगी। कंसंट्रेशन के ऊपर डेल्टा एन टर्म्स, है ना? कंसंट्रेशन मोल पर लीटर पर सेकंड तो आपका रहता ही है। मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर के ऊपर आप अगर 3 कर दोगे, तो यहाँ से आपने कैलकुलेट करना था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आई थिंक ये आप लोगों ने पहले भी कर रखा होगा, ठीक? तो ये मैंने वैसे अपनी क्लास में पढ़ा रखा है, केमिकल काइनेटिक्स की जब हमने क्लास लगाई थी ना वहाँ से। तो ये आपकी डेल्टा एन मतलब क्या है कि आपको ओवरऑल वैल्यू चेक करनी थी, ठीक है? तो आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर ऑफ आयन्स फॉर्म्ड ऑन डिसॉल्विंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ, जस्ट अ मिनट, नंबर ऑफ आयन्स फॉर्म्ड ऑन डिसॉल्विंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ ये इन वाटर इज। अब ये आपका नंबर ऑफ आयन्स यहाँ किसने बनेंगे, कैसे बनेंगे? ये आपका डबल सॉल्ट है। याद है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहला ही पार्ट आता है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जब टूटता है तो बॉक्स वाला पार्ट इंटैक्ट रहता है। बॉक्स वाले पार्ट के बाहर वाले जो आयन्स हैं जिनको हम काउंटर आयन्स कहते हैं, वो पानी में चले जाते हैं। तो डबल सॉल्ट टूटेगा तो सारा कुछ ही टूटेगा। अब यहाँ पे आपका अगर टूटेगा तो Fe+ भी निकलेगा, है ना? +2 मतलब सल्फेट आयन भी जाएगा और 2 अमोनियम आयन आ जाएंगे। और क्या है? तो एक और सल्फेट आयन है। तो ये आपके 1 2 3 4 5, आई थिंक 5 होने चाहिए। वाटर तो आपका चलो आ गया ना 5, ठीक है? प्रीटी सिंपल। तो ये आपने आई थिंक अगर आपको पता होता डबल सॉल्ट है तो आप आंसर निकाल सकते हैं। देन ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड। टॉल्यूइन बेटा क्या होता है? ये होता है। टॉल्यूइन से आपका बेंजल्डिहाइड बन रहा है और क्या यूज़ करके? क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2, इसको क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं। ये आपकी इटार्ड रिएक्शन है। राइमंड टाइमन रिएक्शन में आप क्या यूज़ करते हो? क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हो, NaOH यूज़ करते हो, ठीक है? स्टीफन रिडक्शन में आपका ये आयरन या टिन विद HCl यूज़ करते हैं। कैनिज़ारो तो आपको पता है, ये कॉन्सन्ट्रेटेड NaOH यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया, ये तीनों भी मैंने बता दी। और राइमंड टाइमन में आपका बनता है सैलिसिल्डिहाइड या सैलिसिलिक एसिड। कैनिज़ारो में तो चलो अलग-अलग बनेगा, है ना? तो आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको, मैंने सारा बता दिया है। तो हमने 13-14 कर लिया और असर्शन रीज़न हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। असर्शन रीज़न में आप देख सकते हो, अच्छा असर्शन रीज़न में आपको ईथर ज़्यादा वोलेटाइल है। येस, ईथर ज़्यादा वोलेटाइल होता ही है आपका, ठीक है? जस्ट अ मिनट। हुँ, तो ईथर आपका ज़्यादा वोलेटाइल है। कलर चेंज कर लेते हैं। हुँ, ईथर आपका ज़्यादा वोलेटाइल है इन कंपैरिज़न टू अल्कोहल, हमें ऑलरेडी पता है। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस के लिए एंड ईथर्स आपके पोलर इन नेचर होते हैं। ये आपने इसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है पोलर। वैसे तो स्ट्रेट ड्रॉ करोगे तो आपका ये चीज़ ऑब्वियसली आपको लगेगा पोलैरिटी नहीं है, लेकिन आपका ईथर का स्ट्रक्चर विद 2 लोन पेयर तो है ना उसके ऊपर, तो पोलैरिटी तो रहेगी उसमें, ठीक है ना? तो ये आपका मतलब दोनों स्टेटमेंट्स तो करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। ईथर आपका वोलेटाइल, पोलैरिटी से तो उसका कोई लेना-देना नहीं ना, वोलेटाइल है तो उसका रिलेशन आप बॉइलिंग पॉइंट से बता सकते हो, पोलर से नहीं बता सकते। यानी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन आपका अभी हम चेक कर लेंगे कि बी ऑप्शन है या नहीं। अगला क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स अगेन
The proteins are found to have two different types of secondary structures, alpha helix and beta pleated sheet structure. हाँ, सेकेंडरी में 2 होते हैं ना, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं। यस, हमें पता है। प्रोटीन्स के वैसे टोटल 4 स्ट्रक्चर हैं, मतलब 4 अलग तरह, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी में सीधे सीक्वेंस है आपका अमीनो एसिड्स का, फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर की थोड़ी सी फोल्डिंग हो जाती है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आता है जिसमें 2 ये टाइप्स आते हैं। उसकी और फोल्डिंग हो जाती है तो टर्शियरी स्ट्रक्चर आता है जिसमें आप कहते हो फाइब्रस ग्लोबुलर 2 तरह के प्रोटीन्स बन जाते हैं। और जो एंजाइम या किसी भी का जो एक्टिव पार्ट है, कहना चाहिए एंजाइम का, कि किस फॉर्म में वो रिएक्ट करते हैं फर्दर या अपना कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं, वो टर्शियरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, है ना। तो ये सारी चीजें हमने बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में पढ़ी हुई हैं। वन शॉट वीडियो आपने अगर देखनी होगी तो रिसेंट हमने डाली है, देख लीजिएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या ये सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होता है? इसमें बेटा और सारे बॉन्ड्स भी होते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस, सल्फाइड ब्रिजेस, ये सारी चीजें भी होती हैं। ठीक है, तो देख सकते हो दोनों ट्रू है बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसमें ना एक चीज मिसिंग है जो मुझे लगता है, देखो आंसर ऊपर वाले का तो हमने बी चेक कर लिया था, ठीक है। यहाँ मिसिंग ये है कि खाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, और भी कुछ फोर्सेस होती हैं, लेकिन हम इसको, अब स्टेटमेंट तो एक्चुअल में करेक्ट ही है ना, खाली उसने बाय ओनली लिखा होता ना तब हम कह सकते थे कि स्टेटमेंट करेक्ट होती, इनकरेक्ट थी, बट ओनली नहीं लिखा है तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो एक हिस्सा है जिसकी वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हो रहा है, तो यानी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। लेकिन अगेन इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है ना, मतलब रिलेशन तो नहीं है इसका कि हम ये कह सके कि यही 2 स्ट्रक्चर्स क्यों आ रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे भी आपका बी ऑप्शन आ जाएगा कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी, बट स्टेटमेंट्स दोनों करेक्ट हैं। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ याद रखना, ये जो आपका ब्रिजेस, सल्फाइड ब्रिजेस एंड ऑल, कई सारी वो सब चीज़ें भी थी, ठीक है। तो उसके बाद आपका आता है अगला 17 क्वेश्चन, मैग्नेटिक मूवमेंट एक्टिनाइड्स का कम होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट आपको पता है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन से आप निकालते हो n+2, है ना, बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर है? तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका एक्टिनाइड्स का कम होता है इन कंपैरिजन लेसर देन द थ्योरेटिकली प्रेडिक्टेड वैल्यू। दूसरी लाइन क्या है? एक्टिनाइड एलिमेंट्स आर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। अब इनका आपस में रिलेशन तो नजर आ रहा है आपको। सपोज करो पैरामैग्नेटिक कौन होगा? जिनमें की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और डायमैग्नेटिक कौन होते हैं? जिनमें की पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्सप्लेनेशन में इसमें क्या दे रखा है, दोनों ट्रू है। हाँ, हमें पता है, क्यों? क्योंकि पैरामैग्नेटिक नेचर होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण। मैग्नेटिक मूवमेंट लेकिन उसका जो उसने बोला था प्रिडिक्टेड वैल्यू से कहीं ना कहीं कभी कभार कम होता है। ठीक, मैग्नेटिक मूवमेंट इज लेस क्यों होता है? क्योंकि 5 ऑफ एफ जो आपके इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ रहे होते हैं उनकी इफेक्टिव शील्डिंग नहीं होती है। अब देखो शील्डिंग इफेक्ट का जो ट्रेंड है वो ये होता है एसपीडीएफ। तो यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग फिर भी थोड़ी अच्छी है, एफ वाले इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग बहुत कम होती है, तो मतलब वो अच्छे से शील्ड नहीं कर रहे, न्यूक्लियस का होल्ड उन पे ज्यादा रहेगा, है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट इस वजह से कम आता है क्योंकि इसमें शील्डिंग अच्छी नहीं है। ठीक है, शील्डिंग अगर अच्छी नहीं है तो आपके जो क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, बाहर वाले जब शील्डिंग नहीं है तो वो आपके न्यूक्लियस के प्रेजेंस में उन पे न्यूक्लियस का होल्ड उन पे ज्यादा रहेगा। ठीक है, और दूसरा जो स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है उसका रीजन तो आपको पता ही है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में हमने जान लिया कि स्टेटमेंट्स आपकी दोनों ट्रू हैं, लेकिन आपस में इनका अगेन कोरिलेशन, वैसे तो आप खाली देखते हो तो पता लग जाता है कि अच्छा पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक मूवमेंट कोरिलेट कर रहा है, लेकिन पूरी स्टेटमेंट के रिगार्डिंग नहीं। उसने बोला था मैग्नेटिक मूवमेंट प्रिडिक्शन से कंपैरेटिवली इनका कम आता है, मतलब जितना आना चाहिए उससे कम आ रहा है। तो उसका रीजन क्या है कि एफ इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट जो आ गया उसकी वजह से एक्चुअल वैल्यू जितनी आनी चाहिए उसके बजाय उससे थोड़ी कम आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप ये रीजन देते ना कि शील्डिंग इफेक्ट, तो रीजन एक्यूरेट होता। मैग्नेटिक मूवमेंट और पैरामैग्नेटिक को कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन इस बात को जो यहाँ असर्शन में दे रखा है उसको आप कोरिलेट नहीं कर सकते पैरामैग्नेटिक के साथ। तो यानी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है तो और कुछ तो नहीं इसमें मिसिंग, बाकी तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये सेक्शन ए का आखिरी क्वेश्चन है। टर्शियरी अमीन्स आर मोर बेसिक देन करस्पॉन्डिंग सेकेंडरी एंड प्राइमरी अमीन्स इन गैसियस स्टेट। टर्शियरी अमीन्स, ओके, जो आपका एक्वस फेज होता है, एक्वस फेज मतलब सॉल्वेंट वाला फेज, उसमें तो आपका ये ट्रेंड होता है एक्वस फेज में। ठीक है, क्योंकि उसमें सॉल्वेंट इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों आ जाता है, लेकिन गैसियस फेज में आपका ये ट्रेंड होता है। तो यहाँ पे भी तो इसने यही लिख रखा है कि टर्शियरी अमीन में ज़्यादा बेसिक होते हैं इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी अमीन्स। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। टर्शियरी अमीन्स में 3 एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, देखो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बता रखा है, तो ये इससे ऑब्वियसली कोरिलेट करता है। तो ये भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो यानी यहाँ पे ए आंसर आ जाएगा। गॉट इट? सेक्शन बी हमारा, सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इसमें आपके जितने क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स वाले हैं, राइट। एंड 2 मार्क्स वाले में सबसे पहला क्वेश्चन आप देख ही सकते हो, केमिकल काइनेटिक्स का, जो हमने रिसेंट अभी अपनी क्लास में किया है। कल मेरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्लास लगी थी, है ना।
अभी रिसेंट 1-2 दिन पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स की हमने क्लास लगाई है, तो मैंने उसमें इस तरह का क्वेश्चन स्पेशली कहा था कि आ सकता है कि आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसमें हाफ टाइम कई बार दिया होता है, कई बार 50% कंप्लीशन, कभी-कभार 50% डिसोसिएशन एंड उसमें एक ही पहले आप के निकालते हो, फिर के का यूज़ आप सेकंड वाले में करते हो। तो हम ये क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। देखो वैल्यूज़ जो भी है, हमें यहाँ पे सीखना क्या है कि सॉल्व कैसे करना है। वैसे तो मैं इस तरह का क्वेश्चन बता चुकी हूँ, बट आज मैं ये सिर्फ ये इसलिए लेके आई हूँ कि आपको रिसेंट आइडिया लग जाए, क्योंकि अब आप सारा कुछ सिलेबस रिवाइज़ कर चुके हो, तो आपको आइडिया लग जाए कि अच्छा भई सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये इस तरह का क्वेश्चन पेपर आया है, तो मैं यहाँ कहाँ खरा उतरता हूँ, कि मुझे कितना आता है इसमें, कितना नहीं आता है ना? खुद को एसेस करने के लिए। तो आप देख सकते हैं, क्या किया हमने हाफ लाइफ क्वेश्चन में ऑलरेडी ये जो आपका फॉर्मूला है टी हाफ वाला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 0.693 डिवाइड बाय के, ठीक है? ये आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। इसके बाद आपको क्वेश्चन में देखो कैलकुलेशन करने की भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 69.3 मिनट टाइम दिया हुआ है, 50% कंप्लीशन है एंड टाइम नीडेड फॉर 80% कंप्लीशन के लिए पूछा हुआ था। तो आपको जो यहाँ पे के दे रखा है और ये टी हाफ आपको निकालना क्या था, के की वैल्यू निकालनी है, तो आप 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ कर दोगे। टी हाफ क्वेश्चन में दे रखा था 69.3 मिनट, तो ये आपका देख सकते हो के की वैल्यू आ गई, मिनट इनवर्ट्स में आ गई, नो प्रॉब्लम, हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमने उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, 80% कंप्लीशन के लिए बताओ टाइम कितना लगेगा। अब 80% कंप्लीशन का मतलब क्या है कि 80% वो चीज़ डिसोशिएट हो जाए और आपका नया कोई कंपाउंड जो बनना है वो बन जाए। फॉर्मूला आप वही लगाओगे, इनिशियल कंसंट्रेशन 100 और फाइनल कंसंट्रेशन। अब बच्चे यहाँ पे कई बार डायरेक्टली 80 लिख देते हैं। नो, 80% कंप्लीशन, 80% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, 80% वो चीज़ डिसोशिएट हो चुका है। तो ये जो होती है ना, ये है कंसंट्रेशन लेफ्ट, तो वो आपका 20 आ जाएगा। बाकी तो आपको फॉर्मूला सेम लगा के अप्लाई करना है, ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, मैं तभी कह रही हूँ, अगर मेरी क्लासेस किसी ने लगाई हैं, लाइव क्लासेस या वीडियोज़ को फॉलो किया है, देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या सबको, तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है? तो जो आपका फॉर्मूला है ना फर्स्ट ऑर्डर वाला, जो मतलब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वाला, बस आपने वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। इनिशियल कंसंट्रेशन पता ही है, जब आप कह रहे हो कि 80% डिसोसिएटेड मतलब या 80% कंप्लीशन मतलब, शुरुआत में हमने 100 लिया था, मान के चलते हैं हम 100, नीचे आ गया 20, बाकी आपने फॉर्मूला लगाया और ये 80 आपने कैलकुलेट कर लिया था ऊपर से हाफ। तो उसके अलावा जो लॉग की कुछ वैल्यूज़ है ना, वैसे तो वहाँ ब्रैकेट में दी होती हैं, बट आपको 2, 3, 5, 4 इस तरह की तो याद कर लेनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे लॉग 5 आपको दिख रहा है, लॉग 3 की, लॉग 2 की, इस तरह से 2 की पॉइंट 3010 है एंड 3 की ऐसे ही 0.4 शायद समथिंग कुछ करके, तो आप देख लेना। ये कुछ वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, याद रह जाएँ तो और ज़्यादा अच्छा, नहीं तो ब्रैकेट में यूजुअली दिया होता है, ठीक है? ऐसे भी पता है अलाउड होता है, लॉग टेबल आप माँग सकते हो बोर्ड के पेपर में। एनीवेज़, दूसरा क्वेश्चन आपका आता है ये वाला, इसमें और यानी कि आपको हो गई है चॉइस, और ये आप बायोमोलेक्यूल्स का दोनों क्वेश्चन है। पहले में कहा हुआ है कि कोई ऐसी रिएक्शन लिखो जिससे हमें ये पता लगे कि 5 ओएच ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज में। ये मैंने अपनी क्लास में करवा रखा है, वन शॉट वीडियो अगर जिसने देखी होगी, मैंने उसमें भी बताया था स्पेशली, ठीक है? और जो क्या कहते हैं, जस्ट अ मिनट, हमने वो किए थे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले, उसमें भी करवाया है। रिड्यूसिंग शुगर ये रिएक्शन भी करवा रखी है, ब्रोमीन वाटर नाइट्रिक एसिड ये भी सब कुछ बताया हुआ है। मैं तभी तो कह रही हूँ, मेरे को तुमसे ज़्यादा ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाय काश बच्चे सारी वीडियोज़ ये जितनी है देख के जाएँ, तो हर बच्चे का स्कोर बहुत बढ़िया है। कई बार होता है ना, टीचर दिल से चाहता है भी बच्चों का बहुत बढ़िया हो जाए सब कुछ, एक होता है बहुत अटैचमेंट के कारण, वो वाली फीलिंग आ रही है फिलहाल। यार अगर मैंने इनके लिए इतनी मेहनत की है, काश ये भी उतनी मेहनत कर पाएँ और अपने लिए एंड स्कोर इनका बहुत अच्छा आ जाए एंड प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, आगे कॉम्पिटिशन में भी मतलब ओवरवेलमिंग काइंड ऑफ सिचुएशन। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। चलो, तो 5 ओएच ग्रुप आप कैसे बताओगे? उसके लिए आप क्या करते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड से आप रिएक्ट करते हैं। 5 ओएच ग्रुप, 5 अल्कोहलिक ग्रुप्स, उसमें भी बेटा आपका जो जो सबसे नीचे वाला होता है ना, ये वाला, ये आपका ओएच ग्रुप अगर आपका हो, एक आपका प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, बाकी 4 आपके, बाकी रिमेनिंग ऐसे लिखो, 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है ना? क्योंकि वो सेकेंडरी कार्बन एटम है। तो इनके लिए भी कई बार अलग-अलग रिएक्शन होती है, नाइट्रिक एसिड वाली एक रिएक्शन होती है ना? तो वो अभी हमारी आएगी, जैसे अभी क्वेश्चन में पूछ रखा था ना, तो एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ क्या होगा, पेंटा एसीटेट बन जाएगा। तो आपको इनके नीचे नाम भी लिखना होता है, यहाँ दे नहीं रखा, बट आपको नाम लिखना है, इधर ग्लूकोज और इस साइड क्या लिखोगे, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ठीक, बाकी आपने एक्सप्लेन कर दिया कि 5 ओएच ग्रुप्स की जगह वो रिप्लेस हो जाके एसिडिक एनहाइड्राइड से एसीटेट बना रहे हैं, इसका मतलब कि 5 ओएच ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। उसके अलावा उसने क्या क्वेश्चन दे रखा था? क्वेश्चन दिया था आप प्रूव करो कि ग्लूकोज आपका रिड्यूसिंग शुगर है। अब रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग हम कैसे बताते हैं? फेलिंग्स रिएजेंट टेस्ट करके। फेलिंग्स रिएजेंट टेस्ट में आपका क्या होता है, कॉपर वाला आपका लास्ट में यहाँ क्या बनता है, रेड पीपीटीज ऑफ कॉपर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको लिखना है रेड पीपीटीज बनेंगे, ठीक है? बस
बाकी आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर लिखना आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए जितने भी स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी को कोई भी डाउट है, मैंने चैनल पे जो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है? सीबीएसई बोर्ड PYQs 2023 करके एक प्लेलिस्ट है। इसमें मैंने हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हुए हैं एंड क्वेश्चन के बहाने हमने सारे टॉपिक भी रिवाइज किए हैं और क्वेश्चंस भी किए हैं। तो मतलब आपको दोनों चीज़ उस वीडियो इन सारी वीडियोज़ में मिल जाएगी। बाकी अगर किसी को वन शॉट वीडियोज़ भी करनी है, तो उसके भी हमारे पास प्लेलिस्ट है, क्विक रिवीजन क्लास 12 करके, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका सेकंड वाला पार्ट था, उसमें कह रखा था कि पहले ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर आपका बेटा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या करेगा ये, एल्डिहाइड को सिर्फ एसिड में कन्वर्ट कर देगा, बाकी सारा सेम रहेगा। लेकिन नाइट्रिक एसिड, एक आपका ना था नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वाला, ये सेकंड पार्ट शायद नाइट्रिक एसिड था, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक। हाँ, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड वाला जो ये पार्ट है, तो यहाँ दे नहीं रखा, बट नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड वाला ही लेना होता है, ठीक? तो इसमें भी आपकी ऑक्सीडेशन होगी, ठीक? आपने क्या किया, जो ये ना ये ग्लूकोज है, इसकी ऑक्सीडेशन करी आपने, ये वाला और ये वाला दोनों ही आपका कन्वर्ट हो जाएगा एसिडिक ग्रुप में, और ये सैक्रिक एसिड है, ये ग्लूकोनिक एसिड है। ये ऑक्सीडेशन आपका कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से हो रहा है, ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है? ये आपका वीक था, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं। और ये ग्लूकोनिक एसिड जो है ना, इसकी भी अगर आप ऑक्सीडेशन कर दोगे ना, तो वापस सैक्रिक एसिड ही बना देगा, ठीक? तो ये रिएक्शन आपकी होगी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। उसके अलावा जो आखिरी क्वेश्चन है, 21st क्वेश्चन इस वाली स्क्रीन का, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन्स पैरा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव इज द मेजर प्रोडक्ट। कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट क्यों है? फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, इसको मैं ना बार-बार स्क्रॉल ना करना पड़े, गलती से यहीं पे आ गया है क्वेश्चन, तो इसलिए एक बार रीड आउट कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा था कि प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन रेसमिक मिक्सचर बनता है। हाँ, हमें पता है बनता है ना रेसमिक मिक्सचर, और उसमें आपका DL दोनों रेसमिक मिक्सचर का मतलब क्या है, दोनों एनेंटियोमर बनेंगे D एंड L। तो ये आपको पता है, जस्ट आपको थ्योरेटिकल टाइप में आंसर लिखना है और रिएक्शन जहाँ पॉसिबल हो वो लिखना है। अच्छा, और वाले में आपका क्या दे रखा था, सुटेबल अल्कोहल या रिएजेंट बताओ फ्रॉम विच ये आपका कंपाउंड बन सके, ओके? और दो कंपाउंड्स में से किसका ज़्यादा डाइपोल मोमेंट। तो अब हम ये सारे क्वेश्चन एक-एक करके करेंगे। देखो, यहाँ पे और वाला ऑप्शन था, ठीक है? ऑर्थो पोजीशन पे आपका स्टिरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है, उसमें पूछा था पैरा आइसोमर क्यों बनता है? किसी में भी बेटा आपका सपोज़ करो यहाँ पे अगर कुछ भी लग रखा है, एल्डिहाइड या तो मैं कोई भी ग्रुप है, ये मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है, OH आपका यहाँ है और यहाँ, तो ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया, ये पैरा। अब इसमें और इसमें यहाँ पे कोई स्टिरिक हिंड्रेंस नहीं है ना, बट ऑर्थो वाले में क्या होता है, स्टिरिक हिंड्रेंस हो जाती है, इसीलिए हमेशा पैरा आइसोमर आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है, इस तरह की मैक्सिमम रिएक्शंस में डोमिनेट करता है। दूसरा क्वेश्चन ये था, SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है कि वो रेसिक मिक्सचर क्यों बनाता है? रेसिक मिक्सचर इसलिए बनाता है क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन जो बनता है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। आपको पता है ना, जब आप SN1 मैकेनिज्म करते हो, SN2 में तो आपका वो बनता है ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें आपका वो कंसर्टेड रिएक्शन है ना, बॉन्ड मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग साथ में हो रहा है। SN1 आपका मल्टी स्टेप रिएक्शन या टू स्टेप रिएक्शन कह लो, मतलब आपका मैकेनिज्म होता है जिसमें आपका कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है और वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब sp2 का आपको स्ट्रक्चर पता है, ऐसा ऐसा, इसको आप कहीं से भी अटैक करवा सकते हो। इस पे आपका जो अटैक हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल का, वो किसी भी साइड से हो सकता है, बिकॉज़ ये प्लेनर कंपाउंड है। तो इस वजह से आपके दोनों तरह के कंपाउंड बन जाते हैं, और आपका वो मिक्सचर जो D एंड L आइसोमेरिज्म, आपका एनेंटियोमेरिज्म जिसे आप कहते हो, दोनों तरह के एनेंटियोमर इसमें प्रेजेंट होते हैं। रेसिमिक मिक्सचर आप बता सकते हो, इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हो कि रेसिमिक मिक्सचर का मतलब इक्विमोलर अमाउंट ऑफ D एंड L बोथ एनेंटियोमर्स। गॉट इट? उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, ये वाला कंपाउंड आप ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है आपका बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस, इसका इस्तेमाल करके टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल या 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। उसने पूछा था कोई एक अल्कोहल बताओ या रिएजेंट, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। नेम द सुटेबल अल्कोहल एंड रिएजेंट फ्रॉम विच 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन कैन बी प्रिपेयर्ड। अच्छा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल किससे बन सकता है, ठीक है? तो आपका अल्कोहल लेना पड़ेगा ना, और रिएजेंट अल्कोहल आपका 2 क्लोरो 2 मिथाइल सर करके जो था, तो इसमें 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल सेम बात ही है, या टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी आप कह सकते हो। लुकास रिएजेंट आपका ये है कंसंट्रेटेड HCl ZnCl2, इसका यूज करके आपने जो हेलो एल्केन बनाना था वो बना लिया। दूसरा चीज उसने पूछ रखा था, दो क्लोरो एंड फ्लोरो का कंपैरिजन किया हुआ था डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो क्लोरोमीथेन में
हायर डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक। एंड रीजन क्या है उसका, हम लोग ये सोचते हैं कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डाइपोल मोमेंट उसका ज्यादा होना चाहिए, बट एक्चुअल में क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। तो चार्ज तो दोनों पे -1 है, डी का मतलब क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में अब यहाँ बात किया जाएगी कि एटम का साइज, एटम का साइज फ्लोरीन का बहुत छोटा होता है, इस वजह से इसका डाइपोल मोमेंट कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है। तो एक चीज और मेरे मन में जो आ रहा है, जस्ट अ मिनट, मेरे को 1 मिनट दो। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल वाला, इसको ना मैं रिएक्शन लिखना चाह रही हूँ, क्योंकि बिना उसके मज़ा नहीं आएगा। ये एक स्लाइड मुझसे गलत बन गई, मतलब ये कुछ यहाँ से मुझे हटाने थे क्वेश्चंस, आगे लेके जाने थे, बट 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, चलो इसका स्ट्रक्चर लिखती हूँ मैं, ठीक है। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन लिखा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, ठीक है, ये बनाना था आपने। तो ये आपका हेलो एल्केन टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल से बन सकता है, सिंपल है ना। ये मैंने इसीलिए लिखा स्पेशली, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल ये है, यहाँ से यहाँ बन जाएगा। एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl का काम क्या है, ये आपका ल्यूकास रिएजेंट भी है। बाकी आपने ध्यान दिया होगा प्राइमरी और सेकेंडरी में तो ये कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, टर्शियरी में तो यूज ही नहीं करना पड़ता, आसानी से हो जाता है, क्योंकि टर्शियरी क्या होता है, टर्शियरी अल्कोहल आपका रिएक्टिव इन नेचर ज्यादा है। ये सेम रिएक्शन आप अल्कोहल फिनोल वाले में भी पढ़ोगे, हेलोजन वाले चैप्टर में, हेलो एल्केन वाले में भी पढ़ोगे। तो क्यों, क्योंकि रिएक्शन एक में आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा, एक में प्रिपरेशन में आ जाएगा। तो ये आपका, वो याद है ग्रूव्स प्रोसेस करके एक वो था नेम रिएक्शन, या यहाँ पे वहाँ पे भी ये सेम चीज़ ही थी, ल्यूकास रिएजेंट। तो आपका बना क्या, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल या टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, एक ही बात है। तो ये आपको मैंने इसीलिए पूरा रिएक्शन लिख के दिखा दिया ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला आपको दे रखा है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, इट कुड रिप्रेजेंट अ कार्बोनेट और अ क्लोराइड, दोनों कर सकता है। राइट द स्ट्रक्चर एंड नेम्स ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, मतलब ये कार्बोनेट की फॉर्म में भी और क्लोराइड की फॉर्म, दोनों की फॉर्म में लिखा जा सकता है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। आपने सबके स्ट्रक्चर और पॉसिबल आइसोमर्स लिखने हैं। अब आप ये देखो, कंपाउंड तो आपका यही था, सेम है ना। आप देखो फॉर्मूले में क्या था, CO 5 एमोनिया 1 कार्बोनेट 1 Cl। तो आपको पता है कोबाल्ट का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा, तो हमने 5 एमोनिया तो दोनों केस में डाल दिया, एक बार कार्बोनेट को अंदर लिख लिया, Cl बाहर, एक बारी Cl अंदर कार्बोनेट बाहर। क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो कैसा, ये क्या था, ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है ना, सिर्फ पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि आपका स्क्वायर वाला पार्ट तो नहीं टूटेगा, लेकिन बाहर जो आयन है वो डिफरेंट है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। फिर आपने क्या लिखा, इसका नाम लिखा, ठीक है। एंड उसने क्या कहा था, पॉसिबल आइसोमर्स लिखो, तो ये दोनों आपको यहाँ पे ना इन्होंने मेंशन नहीं किया, आपको लिखना पड़ेगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है एंड दीज आर 2 आयोनाइजेशन आइसोमर्स, ठीक। और नाम पेंटा एमीन, ये नाम गलत है, AMM होगा, जस्ट अ मिनट, पेंटा एमीन ये नाम आएगा, ठीक है। AMM यहाँ पे गलत है, इसको मत कंसीडर करना। पेंटा एमीन, उसके बाद कार्बोनेट है तो कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, क्योंकि आपको पता है ना लीगेंड बन जाता है साइनो क्लोरो, तो कार्बोनेटो। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, कोबाल्ट, ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, वो आप कैलकुलेट कर लोगे 3, एंड स्पेस देके क्लोराइड। अब यहाँ पे कोबाल्टेट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जो डब्बा है, बॉक्स वाला पार्ट है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, वो कैटाइनिक इन नेचर है। ये बॉक्स वाला पार्ट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जब एनाइनिक होता है तब मेटल के पीछे 8 आता है। दूसरा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाओगे, एक बार ट्राई कर लेते हैं अगर किसी को डाउट हो रहा है तो, ठीक है। दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर दोबारा दोबारा निकाल लेना, ठीक है। कोबाल्ट का मैंने X मान लिया, एमोनिया आपका न्यूट्रल है, कुछ नहीं होगा, और कार्बोनेट के ऊपर -2 एंड Cl के ऊपर -1 होता ना, तो इस पूरे बॉक्स के ऊपर क्या हो जाएगा, +1 रहेगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा +1, या टू सेट जाएगा तो +3। सेम चीज़ यहीं भी यहाँ भी आएगी, सेम चीज़ यहाँ भी आ जाएगी, दोनों पे +3 स्टेट आ गया। और नाम में देखो फर्क क्या आया, पेंटा एमीन, यहाँ पे सेकंड में, सेकंड वाले नाम क्या आ जाएगा, पेंटा एमीन, पेंटामीनो, पेंटामीनो, अमीन, ठीक है। क्लोरो कोबाल्ट 3 कार्बोनेट, और यहाँ ये स्पेस भी आना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ी बहुत इन्होंने जो आंसर्स दिए हैं ना, मतलब ये CBSE की तरफ से जो साइट से मैंने डाउनलोड किया हुआ है वही थे ये, आंसर्स बीच बीच में गलत दे रखे हैं। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आपने तैयारी कर रखी है नोमेनक्लेचर की, वहां से करना, यहाँ पे ये आंसर गलत बता रखे हैं, ठीक है। मैंने आपको करेक्ट नाम बता दिया, एक्वा, एमीन, कार्बोनेटो, इस तरह के, ठीक है ना। और जो न्यूट्रल वाले हैं उनका नाम देखो, एमीन, एक्वा, इस तरह से आता है। जो एनाइनिक लिगेंड है उनका नाम एटो एटो करके, सल्फेटो, सल्फीटो, है ना। तो इसलिए पेंटा एमीन कार्बोनेटो
कोबाल्ट, ब्रैकेट में अब आया उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, स्पेस देके क्लोराइड। ऐसे ही दूसरे वाले में भी पेंटा एमीन, फिर क्लोरिडो लिखो या क्लोरो लिखो, एक ही बात है, मैं लिख देती हूँ एक बारी, है ना, किसी को डाउट ना रह जाए। पेंटा एमीन, देन देन क्लोरो, ठीक है, पेंटा है, क्लोरो सिंगल ही है, देन कोबाल्ट, ब्रैकेट में लिखा 3 उसका ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ उसके बाद ना स्पेस देते हैं, स्पेस देके फिर आप लिखोगे कार्बोनेट, और यहाँ पे कार्बोनेटो नहीं लिख देना है, कार्बोनेट। गॉट इट। दूसरा क्वेश्चन 23rd वाला क्वेश्चन क्या था कि कोरोजन एक प्रोसेस के बारे में बताया हुआ है, ऑक्सीजन इन मॉइस्चर में रिएक्ट करता है, ऐसे ऐसे रिएक्शन होती है, राइट डाउन द पॉसिबल रिएक्शन ऑफ कोरोजन ऑफ जिंक। ये क्वेश्चन ना बहुत आ रहा है इधर, रिसेंट मैंने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी। तो जिंक का कोरोजन वाली जो पॉसिबल रिएक्शंस है ना, एनोड कैथोड पे क्या हो रहा है कि आपका जिंक हाइड्रोक्साइड की लेयर बन जाती है, इसको तो यार याद ही कर लेना। आपका एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा दिया आपने, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ये रिएक्शंस आपको याद करनी पड़ेंगी और इसमें नया कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो ओवरऑल रिएक्शन है दोनों का प्लस करके आता है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है ना, तो इसलिए इस रिएक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, फिर आप लिखते हो 2 जिंक, यहाँ भी देखो ट्वाइस ऑफ जिंक है ना, ताकि आपकी बैलेंस रहे। तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन आ गई। एंड उसके अलावा आपका अगर कुछ कट पिट सकता है तो क्या है, आप देख सकते हो 2H2 है, यहाँ पे इस दोनों को पहले अलग अलग लिखा हुआ था, यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया है। तो जिंक हाइड्रोक्साइड की व्हाइट लेयर एक जम जाती है ऑक्सीडेशन कोरोजन के कारण। ये आपकी उसमें दोनों रिएक्शंस जो है वो आनी चाहिए कि जिंक आपका बेसिकली क्या हो रहा है, कोरोड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन शो करेगा, एंड कैथोड पे क्या होगा, ऑक्सीजन और पानी जो मॉइस्चर एटमॉस्फेयर से है वो आपस में रिएक्ट करके 4OH आयन बना देंगे, ठीक है। तो जी ये आपको करनी पड़ेगी तैयारी, क्योंकि इसमें तो माइंड में रिटेन करके रखना पड़ेगा कि क्या है। फिर है आपका क्वेश्चन, एक्सप्लेन एंड हाउ एंड व्हाई विल द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर गिवन रिएक्शन बी इफेक्टेड। अगर हम कैटलिस्ट को ऐड करेंगे या टेम्परेचर एट विच रिएक्शन वाज टेकिंग प्लेस इज डिक्रीज, यहाँ पे अब रेट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर्स पे बेस्ड आपका क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर हैं इसमें, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ये सब बहुत पूछ लिया जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज कब, जब कैटलिस्ट आपका करता क्या, कैटलिस्ट का काम क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, जो आपने ग्राफ पढ़ा होगा ना, ठीक, ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, स्पेस होता है ना, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच की एनर्जी का बैरियर है बेसिकली ये। तो इतनी एनर्जी आपका गैप है तो रिएक्शन आसानी से नहीं हो पा रही होती, कैटलिस्ट क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, जिसकी वजह से रिएक्टेंट्स आसानी से यहाँ पहुंचते हैं, क्या बनाते हैं वो, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और वहां से वापस कन्वर्ट होकर फटाफट से प्रोडक्ट बना देते हैं। तो यानी कि कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, जल्दी जल्दी हो जाएगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स फास्टर कैटलिस्ट के केस में। तो ये आपका ए पार्ट था। बी पार्ट में क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने कहा था लोअर टेम्परेचर पे क्या होगा, उसने बोला था टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, है ना, डिक्रीज्ड पूछा था, टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर जब आपने घटा दिया मतलब काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की थी वो घट गई, अब वो आपस में ज्यादा मूव नहीं करेंगे, कम मूव करेंगे, कोलिजन्स कम होंगे, आपस में टकराएंगे कम, अगर कम टकराएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा, है ना, रिजल्ट जो आपका, ठीक। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था, आईयूपीएससी नेम लिखो, रिएक्शन लिखो, फॉर्म्ड व्हेन 2 मिथाइल प्रोपेनल, एल्डिहाइड है, 2 मिथाइल प्रोपेनल इज ट्रीटेड विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। चलो 2 मिथाइल प्रोपेनल और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, 2 मिथाइल प्रोपेनल लिख लोगे आप, है ना, 2 मिथाइल प्रोपेनल, प्रोपेनल लिखा, ठीक, एंड 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, दिस शुड बी योर 2 मिथाइल प्रोपेनल है, इन्होंने यहाँ पे गलत क्यों लिख रखा है, 2 मिथाइल, अच्छा प्रोपेनल है, मैंने ब्यूटेनल बार बार ड्रॉ कर दे रही हूँ, ये एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया, राइट। तो हम यहाँ पे एक कार्बन एक्स्ट्रा हटा देते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेनल, है ना, ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेनल, इसमें आप अपना H पूरे कर लो, 2 मिथाइल प्रोपेनल। उसके बाद इसमें आपने करना क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालना है, ठीक। तो तुम लोग के लिए वीडियोस और सारा कुछ शूट करते करते ऐसी तैसी हो गई है। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब आप ऐड करते हो, ठीक, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही हमेशा होता है, एंड इसको जब आपने रिएक्ट करवाया तो बाकी सारा आप देख रहे हो सेम है। ये जो O है ना, यहाँ पे बेसिकली ये तरीका होता है, तो O के साथ आपका MgBr वाला पार्ट लग जाता है, ये आपका पार्शियल नेगेटिव होता है ना, तो ये पार्शियल पॉजिटिव वाला चार्ज लग गया, ये आपका पार्शियल पॉजिटिव है, तो इसके साथ R पार्ट लग जाएगा, ये देखो R पार्ट लग गया। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस हो जाती है, तो आपका OH एल्कोहल बन जाता है, और वो MgOHBr वाली चीज साथ में निकल जाती है, मैग्नीशियम के साथ
Br एंड उसके अलावा आपका जो देखो बाकी तो सारा आगे OH ही आना चाहिए। हाँ, ये आपका निकल जाता है। तो आपने ये रिएक्शन कई बार कर रखी है, अल्कोहल में भी करी होगी, एल्डिहाइड में भी की होगी। तो ये आपकी हो गई रिएक्शन, बड़ी सिंपल सी थी, मुश्किल नहीं था। फिर सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन हैं, इक्वेशंस आपने बतानी है। पहले सैलिसिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4। यहाँ पे आपकी दवाई बनने वाली है, देख लो, अभी देखते जाओ बस, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड, ये हो गया, मैंने कहा ना दवाई बनने वाली है, एस्प्रिन। एसिटिक एनहाइड्राइड देखते ही समझ जाना कि ये COCH3 वाला पार्ट जाके अटैच हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन कहाँ, जहाँ पे OH लगा था उस वाले H पे। एसिटाइल, ये एसिटाइल होता है ना, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्प्रिन बन गया, एंड एसिटिक एनहाइड्राइड यूज कर रहे थे, तो एक पार्ट तो यहाँ पे आके लग गया, दूसरा पार्ट एसिड बना देता है। ठीक है, सिंपल, पहली रिएक्शन हो गई, एस्प्रिन बन गया। दूसरा क्वेश्चन, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इथॉक्साइड, ईथर वाली रिएक्शन, ठीक है। एंड तीसरी है फिनोल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, राइमंड-टाइमन रिएक्शन। तो बेटा यहाँ पे आपने क्या किया, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड सोडियम इथॉक्साइड के साथ जब आप ट्रीट करेंगे तो एल्कीन बना। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ ईथर क्यों नहीं बना, ये आपकी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन आपने कर रखी है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस। इसमें एक चीज बताई गई है कि आपका SN2 SN1 मैकेनिज्म वाला दोनों चीज, बात जो पूरी डिटेल में अगर किसी ने पढ़ा होगा, SN2 मैकेनिज्म से जब ये चीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है ईथर मतलब जब आपका बनता है तब इसमें वो प्राइमरी हैलाइड प्रेफर करता है। लेकिन यहाँ पे अगर उसने एक क्वेश्चन स्पेशली एनसीईआरटी में दे रखा है कि आप प्राइमरी हैलाइड लेते हो और ये जो आपका इथॉक्साइड वाला पार्ट है वो कुछ और आप लेते हो, तो तब आपका ईथर बन जाता है। लेकिन इसका उल्टा ले लिया, अगर आपने हैलाइड टर्शियरी ले लिया, ठीक है, और आपने सोडियम इथॉक्साइड लिया, तो ये यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है, ईथर नहीं बनेगा। तो ये वही रिएक्शन है, ये आपने हेलो एल्केन्स में भी कर रखा होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे आपने पढ़ा होगा एलिमिनेशन और मतलब एक वो हॉफमैन एलिमिनेशन करके एंड सेटजेफ रूल करके लगता है, ये उस पे बेस्ड है आपकी रिएक्शन कि आपका एल्कीन बनता है, ठीक है। स्पेशली जब आप यहाँ पे हेलो एल्केन टर्शियरी वाला यूज करते हो वो। तीसरा केस में क्या उसने कह रखा था, फिनोल को आप क्लोरोफॉर्म की वजह के साथ ट्रीट करो, दिस इज योर राइमर-टाइमन रिएक्शन। मैंने हमेशा कहा है नेम रिएक्शन वो राइट करने के फॉर्म में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, राइट अ नोट ऑन राइमर-टाइमन रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको हर तरह से आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए बताओ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन रिलेशन टू द पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ओके, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू, एंड कॉम्प्लेक्स कैसा है, इनर या आउटर। चलो जी, मैग्नीज का एक कॉम्प्लेक्स जो है पूरा, ये आपने देखा। पहले क्या करोगे, मैग्नीज का 25 उसका एटॉमिक नंबर, उसके हिसाब से आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखी। फिर आपने क्या किया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, मैग्नीज की +3 आ गई, उसके हिसाब से आपने निकली 4s2, पहले s में से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 4s2 एंड 3d5, ठीक है। अब आपने कॉन्फ़िगरेशन लिख दी 4s यहाँ पे, मतलब ये +3 वाली, इसको बेशक नहीं लिखो तो चलेगा, ग्राउंड स्टेट वाली मत लिखा करो, फाइनल वाली लिख दिया करो, चलेगा। 3d4 उसने 6 आपको लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बनाना है, तो क्या यहाँ पे 6 अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5 नहीं। और वैसे भी आप देख सकते हो साइनाइड आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्या काम क्या होता है, पेयरिंग करा देगा, है ना। तो डब्बे अपने आप खाली हो गई पेयरिंग, डब्बे खाली हो गए, बस डब्बे खाली हो गए तो क्या बन जाएगा, D2sp3, और इनर वाला डी यूज हो रहा है तो आप लिखोगे एज इनर डी ऑर्बिटल इज यूज्ड, दैट्स व्हाई इट्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हाइब्रिडाइजेशन पता लग गई, अगर इसी में शेप या ज्योमेट्री पूछ लेते तो आप बता देते कि ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ना अनपेयर्ड, पैरामैग्नेटिक है, वो तो खैर उसने बता ही दिया था पैरामैग्नेटिक। अब क्या रह गया, मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी, n+2 वाला फॉर्मूला, बोहर मैग्नेटॉन। क्या करोगे, n की वैल्यू 2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बस वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया, दैट्स इट, ठीक है। प्रीटी सिंपल। 27वां क्वेश्चन आपका हो गया। उसके बाद 28 हेनरीज लॉ को डिफाइन करो। हेनरीज लॉ वही कोका कोला वाला कि आपने कोल्ड ड्रिंक को उसके अंदर गैस प्रेशर के साथ बहुत भर रखी है, वो वाली चीज। एंड एक्सप्लेन व्हाई द टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद हीलियम। वो डीकम्प्रेशन सिकनेस ना हो, एक प्रॉब्लम होती है जब जो लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं ना, उससे रिलेटेड। ये सारे क्वेश्चन यार मैंने अपनी क्लास में करा रखे हैं, प्लीज काश तुम लोगों ने ना क्लासेस अटेंड की हो, तो मुझे नहीं लगता कोई तुम्हारा कोई क्वेश्चन रह जाएगा पेपर में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आर्गन एक पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ आर्गन गैस इन वाटर। ओके ओके, ये हमें दोनों क्वेश्चन बहुत इजी हैं। देखो हेनरीज लॉ पहले तो एक्सप्लेन कर दोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज
प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है, या फिर इसको हम ये कहते हैं मास ऑफ गैस, उसको भी आप कि कितना मास ऑफ गैस डिपॉजिट होगा डिपेंड करता है ना, कि आपने कितना प्रेशर लगा रखा है ऊपर से। तो आपने हेनरीज लॉ जैसे डिफाइन करना है आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। डेफिनेशन डायरेक्ट लिखनी है हेनरीज लॉ की। उसके बाद क्या क्या रखा है कि प्रेशर अंडर वाटर काफी ज्यादा होता है, पानी के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस आपकी ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पानी में अंदर प्रेशर कम है और आपका जो ब्लड है, ब्लड स्ट्रीम में वहां पे आपका डिफरेंस है। तो इसकी वजह से जब भी जहाँ पे आपका प्रेशर, बाहर का प्रेशर कम लग रहा है ना, प्रेशर ज्यादा होता तो अलग चीज होती। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन ब्लड इंक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या होता है, डाइवर को एक प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे उसने ना लिख नहीं रखा, कम्स टू द सरफेस द प्रेशर डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी कॉजिंग बबल्स। ये ना एक डीकम्प्रेशन सिकनेस करके प्रॉब्लम होती है, तो उसको हटाने के लिए हीलियम मिला दिया जाता है, उसको हटाने के लिए हीलियम मिला दिया जाता है। यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन में यही पूछ रखा था, है ना। हाँ, हीलियम इसलिए मिलाई जाता है ताकि आपका डीकम्प्रेशन सिकनेस की प्रॉब्लम ना हो। तो आपने ये जरूर लिखना है डीकम्प्रेशन सिकनेस। बाकी ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए वीडियो देख लेना मेरी। ये हमने अभी रिसेंट पढ़ा है सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में, सेम क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशंस के चैप्टर में करवा रखा है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाए, नो वरीज एट ऑल। दूसरा उसने क्या रखा था वैल्यू निकालने को, ये आपका क्या है, रिलेशन है फ्रॉम हेनरीज कांस्टेंट वाले, उससे हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी थी। पी आपका क्या है, पार्शियल प्रेशर, और एक्स मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन निकालने को कहा था, पी बाई के। ये तो सिंपल ही करना था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती भी नहीं है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद चलते हैं 29th। सारे क्वेश्चन कर लिए थे, हाँ राइट, सारे कर लिए। 29th, 29 में पूछा भाई तीन, इनमें से कोई तीन करना है, तो हम तो चार ही करेंगे ऑब्वियसली, सारा एक्सप्लेन करना है। एनिलीन इज एसिटाइलेटेड बिफोर नाइट्रेशन रिएक्शन। एसिटाइलेशन जब आप करते हैं तो एनिलीन, वो मेटा वाला जो कंपाउंड है ना, लाओ देख लेते हैं। एनिलीन एसिटाइलेशन जब उसकी किया, एसिटाइलेटेड किया जाता है, तो उससे होता क्या है, नाइट्रेशन रिएक्शन से पहले, ताकि आपके जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स होते हैं मेटा डायरेक्टिंग वाले, उसके लिए एनिलीन इज एसिटाइलेटेड, ताकि उसका जो इफेक्ट है बेसिकली एनिलीन NH2 ग्रुप का, उसको थोड़ा सा कम किया जा सके, इन ऑर्डर टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स, मतलब एक्स्ट्रा, और एमिनो ग्रुप को प्रोडक्ट करने के लिए। क्योंकि अगर आप नाइट्रेशन कर देते हो, NO2 ग्रुप लग जाएगा। NO2 ग्रुप का काम क्या है, अगर आपका सपोज करो भाई नाइट्रेशन आपने डायरेक्टली कर लिया, तो यहाँ तो आपका एनिलीन में NH2 था ही, नाइट्रेशन डायरेक्ट कर दोगे NO2 लग गया। NO2 का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह है, वो डीएक्टिवेटिंग की तरह काम करेगा, तो जो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए था वो नहीं मिलेगा। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, एसिटाइलेशन करते हो। एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट जो होता है, तो वहां पे इसका इफेक्ट फिर नहीं आता है, सो दैट पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव जो है आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, अदरवाइज मेटा या बाकी चीजें भी बन जाती हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें जो पूछ रखा था, पीकेबी ऑफ एनिलीन इज लोअर देन मेटा नाइट्रो एनिलीन। पीकेबी जब भी पूछा होता है, इसका मतलब बेसिसिटी की बात हो रही है। एनिलीन की पीकेबी की वैल्यू कम है इन कंपैरिजन टू मेटा नाइट्रो एनिलीन। इसको समझने के लिए देखो क्या कहते हैं, पीकेबी की वैल्यू अगर कम है, लोअर पीकेबी, इसका क्या मतलब है, हाइयर केबी, इसका क्या मतलब है, हाइयर बेसिसिटी, सिंपल, ठीक है। जैसे आप केबी कहते हो ना, बेसिसिटी का मतलब क्या है, जैसे आपका एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, तो जितना ज्यादा वो डिसोशिएट हो रहा है, OH आयन दे रहा है, उतना ही ज्यादा बेसिक है। तो आपका लोअर पीकेबी वैल्यू किसकी है, एनिलीन की। मेटा नाइट्रो एनिलीन में क्या होता है, अभी अभी हमने लिखा था, एनिलीन तो है, यहाँ पे नाइट्रो लगा है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम तो कर ही रहा है। इलेक्ट्रॉन जब आपके यहाँ पे कम हो जाएंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे डोनेशन के लिए, तो वो बेसिक इन नेचर नहीं रहेगा। बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन, और जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाता है कहीं पे, तो बेसिसिटी घट जाती है। तो दोनों में कंपेरिजन करने में एनिलीन की बेसिसिटी ज्यादा है। बेसिसिटी ज्यादा मतलब हायर केबी वैल्यू मतलब लोअर पीकेबी, दैट्स व्हाई समझ में आ गया, बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन का ज्यादा है। तो ये सारा मैंने वही एक्सप्लेन यहाँ पे लिखा हुआ है, जो वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद सी क्वेश्चन क्या है, प्राइमरी अमीन ऑन ट्रीटमेंट विद दिस, ये क्या है आपका, हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट है ये। तो प्राइमरी अमीन जब आप ट्रीट करते हो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, तो एक प्रोडक्ट बनाता है विच इज सॉल्युबल इन NaOH, सल्फोनामाइड बनाता है। लेकिन सेकेंडरी अमीन भी एक प्रोडक्ट बनाता है विच इज इनसॉल्युबल इन NaOH, या फिर KOH भी लिखा होता है, ठीक है। तो ये आपने एक्सप्लेन करना है कि क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा कि भाई पहली बात तो ये है हिंसबर्ग रिएजेंट है ये, ठीक है ना। आप इसको टेस्टिंग करवा रहे हो, सल्फोनामाइड बनता है यहाँ पे, और किस वजह से बनता है, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन आपका एक में प्रेजेंट है, एक में नहीं है, जिसकी वजह से आपका जो बन रहा है एंड आपका एक में सॉल्युबल है, एक में सॉल्युबल नहीं है, ठीक। तो बेसिकली आपको सारा एक्सप्लेन करना था, हिंसबर्ग रिएजेंट वाला, ये भी हमने कर रखा है।
ये तो हमने डिस्टिंक्शन वाले में भी कर रखा है, जो मेरी वीडियो निकाली है मैंने, ठीक है। एनिलीन डज़ नॉट रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस। हाँ, इसका मतलब क्या है कि वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करता है ना? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करता है, देख रहे हो? मिथाइल क्लोराइड, है ना? फ्रीडल क्राफ्ट कौन सी है ये? एल्काइलेशन, तभी मिथाइल क्लोराइड लगा हुआ है ना। और एनहाइड्रस Cl2 AlCl3 कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है ना, ल्यूइस एसिड। क्यों नहीं करता है? क्योंकि एनिलीन में ये आपका एनिलीन आपका बेस है और AlCl3 ल्यूइस एसिड की तरह रहता है, तो ये आपस में रिएक्ट कर देते हैं, सॉल्ट बना देते हैं। तो यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं हो पाती है। गॉट इट? आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 2-साइक्लोहेक्साइल क्लोरोइथेन। अब 2-साइक्लोहेक्साइल, एक तो मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, मैंने तो ये पेपर डायरेक्टली, कम टाइम था, सीधे साइट से डाउनलोड किया, फटाफट से उसकी पीपीटी बनाई, आपको रिवीजन के लिए लिख के यहाँ पे करवा दिया मैंने। बट आपको पेपर में जब ये चीज़ करनी है तो ऐसे नहीं आंसर लिखना, मतलब वेयर एवर पॉसिबल आपको रिएक्शन लिखनी है। जैसे ये है, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 2-साइक्लोहेक्साइल क्लोरोइथेन, तो आपको इसका लिखना पड़ेगा 2-साइक्लोहेक्साइल क्लोरोइथेन। इथेन क्या होता है? CH3 तो CH2 कर देती हूँ, CH3। यहाँ इसको मैंने 2-साइक्लोहेक्साइल, बेंजीन बना दिया मैंने गलती से, साइक्लोहेक्साइल क्लोरोइथेन। हाँ, कभी-कभी क्या होता है अचानक से ना, आप साइक्लोहेक्साइल, ये है, ठीक है। तो आपका जहाँ पे क्लोरीन लगा है, ऑब्वियस सी बात है, वो फर्स्ट नंबर उसको मिला, इसको सेकंड पे। सेकंड पे आपका क्या लिखा है? साइक्लोहेक्साइल, 2-साइक्लोहेक्साइल क्लोरोइथेन। गॉट इट? तो ये अब स्ट्रक्चर वहाँ लिखोगे ना, तो एग्जामिनर को पता लगेगा, अच्छा बच्चे को आता है। तो ये कंपाउंड आपका डीहाइड्रोहेलोजनेशन करता है, एंड नेम द रिएजेंट व्हिच इज यूज्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन। तो आपका जब रिएक्शन जो आप करते हो ना, इथेनॉलिक KOH, यानी कि इथेनॉलिक मतलब एल्कोहलिक KOH करते हो, जिसकी वजह से आपकी डीहाइड्रोहेलोजनेशन होगी। और जब ये डीहाइड्रोहेलोजनेशन करेगा तो 1-साइक्लोहेक्साइल इथीन बनाएगा। यहाँ का Cl और एक इधर का आपका साइड वाला जो H है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड आपका आ जाता है, तो फर्स्ट पोजीशन, जाहिर सी बात है, अब जब Cl हट गया तो जहाँ पे साइक्लोहेक्साइल लगा उसको 1 नंबर बोल देंगे, 1-साइक्लोहेक्साइल इथीन, ठीक। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड और एक ये H और ये Cl निकल जाता है। इसको ऐसे लिखते हैं, जरा रुको, ये डब सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे मैं एक और H है ना, और इसके ऊपर एक Cl है, ये HCl निकल जाता है, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, समझे? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। रिएजेंट मैंने आपको बता दिया, एल्कोहलिक KOH या इथेनॉलिक KOH, एक ही बात है। Why are haloalkanes more reactive towards nucleophilic substitution reaction than haloarenes and vinylic halides? हेलोएल्केन्स आपके ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए हैं क्योंकि आपका जो हेलोएरीन्स और विनाइलिक एल्डिहाइड्स है ना, उनमें आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। हेलोएरीन्स, यहाँ पे ये है ना Cl, तो इस वाले बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ही आएगा, रेजोनेंस है। विनाइलिक में भी, विनाइलिक क्या होता है? विनाइलिक CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इस तरह से यहाँ पे भी है, तो ये आपके लोन पेयर रेजोनेंस आ रहा है, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, इसकी वजह से क्या है, इसको ब्रेक करना मुश्किल है, चाहे हेलोएरीन्स है चाहे आपका विनाइलिक हैलाइड है। तो इस वजह से आपकी जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं वो आसानी से नहीं हो पाती हैं। गॉट इट? बहुत बेसिक चीजें हैं, बट बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और सेक्शन भी था इसमें, मतलब चॉइस थी, नेम द पॉसिबल एल्कीन व्हिच विल यील्ड 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ऑन देयर रिएक्शन विद HCl, राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। ठीक है जी। तो ओके, तो क्वेश्चन उसने क्या रखा था, 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनाना है, तो इसके लिए हम कौन सा एल्कीन लें? तो आपने पहले ये ले लिया, ठीक है। 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन लिया। अब आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, अब आपको ये पता लग रहा है बनाना भी किसके है, हमने HCl के साथ किसी चीज को रिएक्ट करके। तो HCl के साथ रिएक्ट करके मतलब कोई एल्कीन लेना पड़ेगा, है ना। इस तरह की रिएक्शन आपने थोड़ी देर पहले अभी की है। जब आप एल्कीन लोगे तो आपने मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन अगर लिया, आपका ये बन जाएगा, या फिर 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। उसने कहा था जितने भी पॉसिबल एल्कीन्स आप ले सकते हैं वो बताइए, चाहे इधर डबल बॉन्ड हो चाहे इधर डबल बॉन्ड हो, दोनों के केस में यही कंपाउंड बनने वाला है। तो अगर आपने एक लिखा तो आपको आंसर भी आधा ही मिलेगा, ठीक है ना। एंड राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व, रिएक्शन तो आपने लिख ही दी है। ये आपकी बेटा रिएक्शन जो है कौन सी है कि आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड के अक्रॉस क्या किया, बेसिकली Cl लगाया, है ना। HCl आपका एक जगह H लग गया, एक जगह Cl लग गया, मतलब अक्रॉस द डबल बॉन्ड एक जगह H लग गया, एक जगह आपका Cl लग गया, ये हुआ है यहाँ पे, ठीक। तो अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या था, एलाइल क्लोराइड। एलाइल में आपका क्या होता है, पता है आपको?
ये, ठीक है? योर एलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड मोर रेडिली देन एन प्रोपाइल क्लोराइड। एन प्रोपाइल में क्या होगा? एन प्रोपाइल में सीधे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है? एलाइल क्लोराइड में रिएक्टिविटी ज्यादा होगी क्योंकि कार्बोकैटायन जो बन रहा है वो रेजोनेंस, बेसिकली विनाइल, एलाइल या जो भी आपका बेंजीन रिंग वाले कार्बोकैटायन्स बनेंगे ज्यादा स्टेबल होते हैं ना, क्योंकि इनमें सब में रेजोनेंस होती है, ठीक है? फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, लेकिन कोई भी ऐसी स्टेबलाइजेशन या कार्बोकैटायन नहीं बन पाता इन केस ऑफ एन प्रोपाइल क्लोराइड, क्योंकि सैचुरेटेड है। तो यहाँ रेजोनेंस और ये सब चीजें तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। जहाँ लोन पेयर हो, जहाँ डबल बॉन्ड है, वहाँ रेजोनेंस आ जाता है। तो कार्बोकैटायन जो बना, अगर वो आपका ज्यादा स्टेबल है, तो यानी कहने का मतलब है कि वही चीज आपकी आसानी से रिएक्ट करेगी या जो भी है प्रोसेस करेगी, क्योंकि आपका हाइड्रोलाइज जब होगा तो एलिलिक जो एलाइल क्लोराइड है, क्लोरीन हटेगा तो आपका कार्बोकैटायन एलिलिक कार्बोकैटायन बनेगा ना, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि वो आपका ज्यादा कंपैरेटिवली स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस। अगर आप इतना लिखते तो भी काफी था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पैराग्राफ वाला है, तो इसमें आप एक चीज करना कि आप पॉज करके, ये बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड है, डीएनए रिलेटेड, पॉज करके आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना, ठीक है? बिकॉज अभी हमारे पास ऑब्वियसली यहाँ टाइम कम है, मैं टाइम वीडियो के लिए और तो आपने उसके बाद इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपने आगे कंसिडर करना है, तो आप पैराग्राफ एक बार पढ़ लेना। सेगमेंट ऑफ डीएनए हैज 100 adenine, 150 cytosine bases. What is the total number of nucleotides present in the segment? अब इसके लिए पता होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जिसमें आपका शुगर भी है न्यूक्लियोटाइड में, प्लस आपका बेस भी है, प्लस आपका फॉस्फेट वाला जो पार्ट है वो भी है, ठीक? फॉस्फेट वाला तो सारा मिला के ये न्यूक्लियोटाइड होता है। उसने पूछा है कि यहाँ पे गेस करो कि उसमें एक डीएनए में इतने एडेनिन, इतने साइटोसिन बेसिस थे, तो बताओ गेस करो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे, ठीक है ना? तो अब जाहिर सी बात है, आपको पता है जितने ए होंगे उतने ही टी होंगे, और जितने सी होंगे उतने ही जी होंगे, मतलब जितने साइटोसिन उतने ग्वानिन, जितने एडेनिन उतने थाइमिन, ठीक है? डीएनए की बात कर रहे थे इसलिए थाइमिन। तो टोटल न्यूक्लियोटाइड्स क्या करोगे? बस सारों सबको प्लस कर लो, क्योंकि उसने पूछा था टोटल न्यूक्लियोटाइड्स, हर एक न्यूक्लियोटाइड में एक बेस प्रेजेंट है, तो ये सारे बेस ही तो हैं, सबको प्लस कर दिया, आ गया टोटल आंसर, प्रीटी सिंपल। चलो उसके बाद अब ये चार्गफ्स रूल पे बेस था आपका। सेकंड है क्वेश्चन, अ सैंपल ऑफ हेयर एंड ब्लड आपने कलेक्ट किया। साइंटिस्ट क्लेम दैट द सैंपल बिलोंग टू सेम स्पीशीज, हाउ डिड द साइंटिस्ट अराइव एट दिस कंक्लूजन? साइंटिस्ट ये कहते हैं कि वो सेम स्पीशीज हैं डीएनए को चेक करके। दे स्टडीड द न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन ऑफ डीएनए, सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन चेक की, अगर वहां पे वो सेम है तो इसका मतलब सैंपल सेम स्पीशीज का है, अगर आप डीएनए चेक करते हो तो, ठीक है ना? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। थर्ड पार्ट, a sample of a virus was tested and it was found to contain 20% adenine, 20% thymine, 20% guanine and बचा हुआ cytosine. Is the genetic material of the virus डीएनए डबल हेलिक्स है या डीएनए सिंगल हेलिक्स है, आरएनए है, तीनों में से क्या चीज है, और आप इस डेटा से क्या बता पाते हो? तो आपको डेटा से ये भी बताना है कि यहाँ से आपने क्या कंक्लूड किया, ठीक है? तो देख लेते हैं एक बारी, लेट मी चेक। क्या किया हमने कि एडेनिन थाइमिन आपका 20% है बता रखा था, लेकिन साइटोसिन एंड ग्वानिसिन आपका इज नॉट इक्वल टू सी, तो डबल हेलिक्स रूल जो आपका डबल हेलिक्स मॉडिकल है ना, मॉडल है, उसमें वो कहता है कि इक्वल होता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में देखो दोबारा, थायमिन एडेनिन ये तो बराबर दे रखा है, लेकिन ग्वानिन आपका 20% है, और आप साइटोसिन की अगर परसेंटेज निकालो तो वो 20% तो नहीं आ रही है। इसका मतलब ग्वानिन और साइटोसिन अगर इक्वल नहीं है तो डबल हेलिक्स मॉडल जो है नहीं हो सकता। डबल हेलिकल मॉडल जो है ना वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, उसमें एक ये रूल ही है कि आपका जो अमाउंट है वो इस तरह से बराबर होता है, जितना एडेनिन उतना ही थाइमिन, जितना साइटोसिन उतना ही ग्वानिन। यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब डबल हेलिक्स इज रूल्ड आउट, तो ये नहीं रहेगा। बेस पेयर्स आपके एटीजीसी एंड नॉट एयूजीसी, सो इट इज बेस पेयर आपके थाइमिन है ना? और अगर होता तो यूरेसिल के बारे में बात करते, यूरेसिल के बारे में कहीं बात नहीं हो रही, तो आरएनए भी नहीं है, इसका मतलब सिंगल हेलिक्स डीएनए है, सिंपल। उसके अलावा हाउ आर चार्गफ्स रूल बी यूज्ड, चार्गफ रूल कैसे यूज करते हैं ताकि हम पता लगा सके कि जेनेटिक मटेरियल डबल हेलिक्स है सिंगल हेलिक्स? अभी अभी आपने सीखा, सेम है ना, अभी अभी जो आपने सीखा है यही तो किया है हमने, कि आप नंबर जो अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग आप चेक करते हो, गॉट इट? तो उसके बाद हमारा, चलो हमारा ये हो गया 31st क्वेश्चन, अब बढ़ते हैं 32nd क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें आपको दिया गया है एक केस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, केस स्टडी क्वेश्चन आप कह सकते हो। हिना इज इन्वेस्टिगेटिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है? अलग अलग सॉल्ट सॉल्यूशंस हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट को वो चेक कर रही थी। उसने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया जिसमें कि 10 ml वाटर लिया है और NaCl सॉल्ट यूज़ किया है। उसका मास जो है वो उसको पता है, ठीक है? ही पुट्स द सॉल्ट सॉल्यूशन इनटू फ्रीजर एंड लीव्स इट टू फ्रीज,
और फ्रोज़न सॉल्ट सॉल्यूशन को फिर वो फ्रीज़र से बाहर निकालती है, दोबारा मेज़र करती है टेम्परेचर एंड व्हेन द फ्रोज़न सॉल्ट सॉल्यूशन मेल्ट्स, जब मेल्ट हो जाता है। तो ये आपने पूरा ओवरऑल सेटअप पढ़ लिया। मास कितना है वो देख लिया, रीडिंग सेट्स कितनी है वो है। वन टेम्परेचर इन द सेकंड सेट ऑफ रिजल्ट्स, इसमें एक टेम्परेचर ऐसा है डज़ नॉट फिट द पैटर्न, व्हिच टेम्परेचर इज़ दैट जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है? वो कौन-सा है और जस्टिफाई भी करो। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये हो गया, व्हाई डिड हिना कलेक्ट 2 सेट्स ऑफ रिजल्ट्स, इसने वो क्यों किया? इन प्लेस ऑफ HCl इफ हिना हैड यूज्ड ग्लूकोज़ व्हाट वुड हैव बीन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, अगर यहाँ पे NaCl की जगह उसने ग्लूकोज़ लिया होता तब क्या होता? ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके सॉल्यूशंस वाला जो चैप्टर है ना, उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ उससे रिलेटेड है। देखो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट क्या था? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है आपका, दैट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। है ना? यही आप मानोगे, आइस जो मेल्ट हो रहा है वही फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है बेसिकली। वी कैन यूज़ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रॉपर्टी, यहाँ पे वो हमें पता लग रहा था क्वेश्चन से देख के कि हमें ये यूज़ करना है। देन थर्ड रीडिंग फॉर 0.5 ग्राम, देयर हैज़ टू बी एन इंक्रीज इन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और देयरफॉर डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट व्हेन अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज इंक्रीज्ड बट द ट्रेंड इज नॉट फॉलोड ऑन दिस केस। देखो ज़रा आप, थर्ड रीडिंग कहा जा रहा है ना, थर्ड रीडिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आपका मास बढ़ाया, मास बढ़ाते जा रहे हैं, तो इंक्रीज़ भी होना चाहिए था, ठीक है ना? यहाँ पे आपका देयर हैज़ टू बी इंक्रीज़ उसने कहा हुआ है, वैसे मुझे लगता है ये क्या है, एनीवेज़ थर्ड रीडिंग फॉर 0.5 ग्राम, यहाँ देख लो 0.5 ग्राम के लिए जो अ, थर्ड रीडिंग जो है उसके लिए, इसी के लिए कहा जा रहा होगा थर्ड रीडिंग, है ना? मतलब बेसिकली ये वाली थर्ड रीडिंग, ठीक? ओके, तो यहाँ पे जो आपका थर्ड वाली रीडिंग है इसके लिए कहा जा रहा है कि ये वाली रीडिंग आपकी एक्यूरेट नहीं है। आपका मास जब आप बढ़ा रहे हो तो आपकी रीडिंग्स जो हैं उनमें भी चेंजेस आने चाहिए। देखो ध्यान से पढ़ते हैं एक बारी। थर्ड रीडिंग आपके वहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में इंक्रीज आना ही चाहिए था, कि आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर आप मिलाते जा रहे हो तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी चेंजेस आने चाहिए थे। वहाँ पे आपका सपोज करो एंड देयरफॉर डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट सो ऑल्सो डिक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट, ठीक? तो यानी आपको एटलीस्ट चेंज तो नज़र आना चाहिए था, वहाँ पे ट्रेंड आपका नॉर्मल नहीं लग रहा है। दूसरी बात क्या है, 2 सेट्स ऑफ रीडिंग उसने इसलिए किया ताकि एरर को वो अवॉइड कर सके। जब भी हम कभी नंबर ऑफ सेट्स लेते हैं, तो एरर को हम हटा सकें एंड ज़्यादा बेटर वो कर सकें, रीडिंग्स या रिज़ल्ट ले सकें, उसके लिए यूज़ किया जाता है। वैसे जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में यूजुअली आते नहीं हैं। बहुत अजीब टाइप का क्वेश्चन है। ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन दिखा है, बट यूजुअली ऐसे क्वेश्चन्स नहीं आते हैं। तो आई ऑल्सो जस्ट विश कि ऐसे ना ही आए तो अच्छा होगा। उसके बाद डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ग्लूकोज़ के लिए क्या होगा? केएफ इंटू एम ऑब्वियसली आप करोगे। दूसरा यहाँ पे आई फैक्टर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। आपको बताएगा नहीं कि वेंट ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन है ये। ठीक है? वेंट ऑफ फैक्टर जिसको आप आई कहते हो। इलेक्ट्रोलाइट था यहाँ पे तो 2 ले लिया, यहाँ पे ग्लूकोज़ था नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो 1 लिया। बाकी आपका केएफ रहेगा, बाकी आपका मोलैलिटी, ये मोलैलिटी क्या है? गिवन मास 0.6 ग्राम, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। अ, आ गया ये 0.6 ग्राम दे रखा है, ठीक है? उसके अलावा और तो कुछ क्वेश्चन में वाटर इतना ही दिया हुआ है, ठीक है? 0.6 और डिवाइड में उसका मॉलिक्यूलर मास आ गया, 10 ml ऑफ वाटर था तो इसलिए 10 ऊपर 1000 चला जाएगा, ठीक? तो ओके, फाइन। यहाँ पे भी ऐसे ही किया आपने, यहाँ NaCl के लिए किया। अब आपने जो दोनों टीएफ निकाला उसके बाद 3.8 जो वैल्यू आई है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 3.8 की जो आपकी वैल्यू आई है ना यहाँ वाली, बेसिकली ये, ठीक? इसके लिए आप ये 0.6 के लिए यहाँ से आपको चेक करना पड़ेगा कि 3.8 की आपने वैल्यू पुट करी, 2 इंटू केएफ, ये सारा कुछ आपने जो कैलकुलेट किया है ये यहाँ से किया है। ये कैलकुलेट जब कर लिया, उसके बाद दोनों को आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है? 3.8 आपका जो आपने वैल्यू ले रखी थी वो डेल्टा टीएफ जो वैल्यू कंसीडर की हुई है ना वहाँ से लिया है आपने। ये आपके 2 मोल्स हैं और इन दोनों को फिर आपने फर्दर डिवाइड करके डेल्टा टीएफ खाली रह जाएगा वो निकालना है। रेशियो ले लिए दोनों की। तो बेसिकली ये आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है वो आ गया विद नेगेटिव साइन आ जाए। लेकिन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपका बेसिकली आया है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इट्स नॉट दैट मच, ये जो अपीलिंग जिसको कहते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगता है आएँगे नहीं। नहीं आने चाहिए क्योंकि बोर्ड का जो सीबीएसई का लेवल वो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं देता है। ठीक? तो आपने लेकिन क्या है कि एक बार चलो आपने वैल्यूज़ देख ली, क्वेश्चन देख लिया किस तरह का आ सकता है कि आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है ना? उसमें पूछा उसने हुआ था कि फ्रीजिंग पॉइंट निकालो या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था। लेट मी चेक। व्हाट वुड हैव बीन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता? तो ये आपका डेल्टा टीएफ निकाला है उसने। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाला है। आपको
TF निकालना चाहिए क्योंकि उसने मेल्टिंग पॉइंट निकाल रखा था ना, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और इस आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, है ना? जैसे आपने मैंने माइनस करके आपको सिखा रखा है ना, वो चीज़ करनी है आपने, फाइन। तो ये क्वेश्चन प्रिटी ट्रिकी ट्रिकी भी नहीं कहूँगी, आउट ऑफ द बॉक्स टाइप है। उसके बाद आपने ये कोई इसी क्वेश्चन में सिंपली जो है आपका ये आपने कैलकुलेट कर लिया था ना, फिर उसका एक और वाला पार्ट दे रखा था। व्हाट इज़ द प्रेडिक्टेड मेल्टिंग पॉइंट इफ 1.2 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज़ एडेड? अच्छा, सॉल्ट को आपको पानी में अगर ऐड कर दें तो आप मेल्टिंग पॉइंट कितना प्रेडिक्ट कर सकते हो? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, हमें पता है ना? एम के, स्मॉल एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 0.3 ग्राम डिप्रेशन इज़ 1.9 डिग्री, 0.6 ग्राम इतना, 1.2 ग्राम का कितना होगा? ये यहाँ पे ना 0.3 ग्राम से 1.9 डिग्री है, ज़रा देखें। 0.3 ग्राम से डिप्रेशन कितना है 1.9 यहाँ पे किया उसने। उसके बाद आपने क्या कंसीडर किया दूसरे स्टेप में 0.6 ग्राम से इतना आया तो 1.2 से कितना आया, ये उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है? तो आप देख सकते हो डबल होता जा रहा है, 1.9 से उसका डबल, है ना? यस, डबल हो गया, यहाँ से आगे फिर और डबल हो जाएगा, तो इसके हिसाब से इन्होंने आंसर निकाला है, प्रेडिक्टेड काइंड ऑफ, तभी कहा गया। चलो कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया क्वेश्चन। अब है उसके बाद सेक्शन ई, जिसमें आपका 33rd क्वेश्चन में क्या है, व्हाई डज़ द सेल वोल्टेज ऑफ अ मर्करी सेल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम? उसका सेल वोल्टेज कांस्टेंट क्यों रहता है? हमें पता है ना, करंट वाला चीज़, बहुत कम करंट वो अलाउ करता है। एनीवेज़ इसके आंसर्स भी देख लेते हैं साथ के साथ। सेल वोल्टेज वो पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट पूरी लाइफ में, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन जो है डज़ नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन द सॉल्यूशन, उसमें ओवरऑल कंसंट्रेशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है काफ़ी कम होता है, करंट भी उसमें काफ़ी कम ही फ्लो कर रहा है। वही इसका एक रीज़न है कि ओवरऑल सेल पोटेंशियल आपका क्या है, ओवरऑल ऐसा लगता है कि जैसे कांस्टेंट ही है पूरी लाइफ में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, राइट द रिएक्शन अकरिंग एट एनोड एंड कैथोड एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस केसीएल। एक्वस केसीएल के बारे में, एक्वस केसीएल जब आप लोगे के प्लस सीएल नेगेटिव, इसकी बात हो रही है। कैथोड पे आपका एक्वस का मतलब क्या बेटा, कि आपका वाटर भी साथ में होगा। मोल्टन वाले में दिक्कत नहीं आती, जब एक्वस बोल देना मतलब आपको वाटर भी लेना पड़ेगा। अब आपके पास आयंस कौन कौन से हो गए, H प्लस ओ एच नेगेटिव, के प्लस सी एल नेगेटिव। इन दोनों में से कोई एक जाएगा, इन दोनों में से कोई एक जाएगा, डिपेंड किस पे करेगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल पे, जो आसानी से डिस्चार्ज हो जाए, है ना? तो यहाँ पे अगेन आपने क्या किया, देखो कैथोड की रिएक्शन लिखी, एनोड की रिएक्शन लिखी, ठीक है? और इसमें किया क्या, नेट रिएक्शन आपने लिख दिया। अब ये इस चीज़ की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे उसने ये कह रखा था कि आप रिएक्शन एनोड और कैथोड पे कौन-सी हो रही है वो बताओ एंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बताओ। प्रोडक्ट तो आपको पता लग गया, Cl2 और H2 बन रहा है, राइट? अब पोटेशियम और इसमें से जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो आपका आसानी से डिस्चार्ज हो जाएगा, है ना? तो इस वजह से, क्योंकि आपको के आपको पता है ऑक्सीडेशन प्रेफर करता है। इसके कंपैरिज़न में ये आपका रिडक्शन प्रेफर करेगा, तो इसलिए वहाँ पे H2 बन गया। तो इन दोनों के डिस्चार्ज पोटेंशियल के अकॉर्डिंग एनोड पे जिसकी ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन किसकी होगी? जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो, तो वहाँ पे आपका Cl2 का कम है OH आयन के कंपैरिज़न में। ये याद रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें ना थोड़ी-सी रिमाइंड करने, मेमोराइज़ करने की हैं बेसिकली। तो ये आपका हो गया कि आपको कैथोड एनोड पे क्या बनेगा। इसके लिए ना बेस्ट तरीका है बेटा कि आप सिर्फ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस करके जाएँ। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एनसीईआरटी के चैप्टर के बीच का, इससे रिलेटेड, और एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस करके जाओ। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बाहर से करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है? सी क्वेश्चन आपका, सी पार्ट मतलब आपका क्या कहता है कि व्हाट इज़ द पीएच ऑफ HCl सॉल्यूशन व्हेन द हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड SHE शोज़ अ पोटेंशियल ऑफ 0.59? अगर इतना होता स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर पे, तो पीएच ऑफ HCl सॉल्यूशन कितना होता? ठीक है? अब यहाँ पे देखो, आपको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड ये आपको पढ़ रखा है आपने, है ना? नर्नेस इक्वेशन। ये एक ये हो गया जिसको आप ऑलरेडी आपको पता है कि आप 0 आपने वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है रिडक्शन पोटेंशियल की, बाय डिफ़ॉल्ट हम 0 लेते हैं। लेकिन ये उसने बता रखा है कि अगर ये होता, ठीक है? तो आपका ओवरऑल जो है फर्दर पीएच कितना होता, उसने ये पूछा था। अब यहाँ पे आप H प्लस कंसंट्रेशन अगर निकाल लो, पीएच निकाल पाओगे? ठीक है ना? लो पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, दिस इज़ योर पीएच। आपने ओवरऑल यहाँ पे कैलकुलेशन में वैल्यूज़ वगैरह पुट करी, n की वैल्यू 1 होगी, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक? बाकी आपने यहाँ पे 1 बार प्रेशर फिल करना होगा, क्योंकि गैसियस स्टेट में लिया हुआ है हाइड्रोजन। तो आपने सारी वैल्यूज़ पुट करी और उसके बाद यहाँ से जो कैलकुलेट किया, माइनस लॉग ऑफ H प्लस क्या होता है? पीएच होता है। तो यहाँ से आपका पीएच आ जाएगा 10, ठीक? क्वेश्चन को थोड़ा-सा ट्विस्ट किया हुआ था, देख उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ जाएगा, और वाले सेक्शन में मोलर कंडक्टिविटी, ये ज़्यादा आसान है मेरे को लगता है। मोलर कंडक्टिविटी आपको दे रखी है ए और बी की। व्हिच ऑफ द टू इज़ मोस्ट लाइकली टू बी कॉपर मेटल एंड व्हाई? दोनों में से कॉपर मेटल कौन-सा होगा और क्यों? की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी वही होगा।
फिर भी देखते हैं आंसर, ठीक है? आंसर यहाँ पे देखो, A is copper. Metals are conductors and thus have very high value of conductivity. मैंने कहा था ना, तो वैल्यू कंडक्टिविटी की ज़्यादा है, दैट्स वाई यहाँ से आपको पता लग रहा है। ए आपका ये देख सकते हो पॉजिटिव वाली वैल्यू है, नेगेटिव है, तो ये आपका कॉपर मेटल होगा क्योंकि आपको पता है कॉपर अच्छा है, दैट्स वाई हो गया। व्हाट इज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 4.8 ग्राम ऑफ Mg फ्रॉम मोल्टन MgCl2, ठीक है? ओके। क्या हम कैल्शियम को, कितना कैल्शियम आपको यूज़ होगा बनेगा? हाउ मच कैल्शियम विल बी प्रोड्यूस्ड इफ द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज़ पास्ड थ्रू मोल्टन CaCl2? तो मतलब आपको फैराडेज जो लॉज़ हैं वो लगाने पड़ेंगे। 1 मोल ऑफ, पहली बात है मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर आप लिखोगे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम आयन में 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, मतलब 2 फैराडे टू फॉर्म 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम। 24 ग्राम मिलीग्राम के लिए, मतलब mg के लिए मिलीग्राम कह रही हूँ, 24 ग्राम मैग्नीशियम के लिए 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो 4.8 ग्राम के लिए कितनी चाहिए? यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। सिंपल है ना ये तो। उसके बाद सेम आपने ऐसे ही कैल्शियम के लिए निकालना है कि यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज था, 2 फैराडे से आपका 40 ग्राम होगा, तो 0.4 वाले से कितना होगा? इस 0.4 ये पता है यहाँ से आया, उसने बोल रखा था कि सेम अमाउंट ऑफ, है ना? तो इससे आपका कितना कैल्शियम प्रोड्यूस होगा वो आपने कैलकुलेट करना। ये यहीं तक है बेटा। ये वाला तो अगला क्वेश्चन आगे से आ जाएगा, राइट? तो आपने बेसिकली जो मैंने आपको एल्युमिनियम वाला एक एग्जांपल बता रखा था ना कि एल्युमिनियम से आई डोंट नो किसी तो क्लास में बताया या इसी वाले में, ध्यान नहीं आ रहा यार मुझे, इतना पढ़ा चुकी हूँ मैं। ये मैंने कहा था ना इसमें 3 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है 1 मोल के लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन चेंज का मतलब 3 फैराडे, आपने उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि 3 इलेक्ट्रॉन चेंज का मतलब क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे भी हमने सेम उसी तरह से किया था। तो ये तो हम जस्ट रिवीजन कर रहे हैं, वैसे तो आप ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें कवर अप कर चुके हो, है ना? तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है इसमें कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी निकालना है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी यहाँ के लिए। यार इसमें कुछ और वैल्यू नहीं दे रखी क्या? नहीं दे रखी? होनी तो चाहिए, ये मुझे लगता है ये ना वैल्यू दे रखी थी, मिस हो गई है, ठीक है? हाँ, वही, अदरवाइज़ इसके बिना तो पॉसिबल नहीं है, आप याद थोड़ी करोगे। ये वैल्यूज़ ना कहीं से मिस हो गई, ये वैल्यूज़ आपको दी होती है, ई नॉट पोटेंशियल की वैल्यूज़ दी होती हैं। फैराडे की वैल्यू आपको पता है, n इज़ इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा था, ये भी पता है। आपने निकाला ई नॉट, पहले तो ई नॉट सेल निकाला, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैसे पता लगेगा कैथोड माइनस एनोड वाली चीज़? जब आपको पता लग गया जो वैल्यू पॉजिटिव है वहाँ रिडक्शन होगी, आपने उसको पहले लिया, माइनस माइनस करके वैल्यू निकाल दी ई नॉट सेल की। उसके बाद डेल्टा जी नॉट निकालने को कहा था, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो सारी वैल्यूज़ पुट करो, आंसर आ गया। गॉट इट? आसान है। एंड ये कभी-कभार यहाँ पे जूल पर मोल जो है ना, इसको किलो जूल पर मोल करके भी आंसर ड्रॉप कर देते हैं लोग, तो वो भी चलेगा। सारे क्वेश्चन हो गए थे ना? कोई रह तो नहीं गया था? हाँ, लास्ट क्वेश्चन तक हो गया था ना? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। इसके बाद हम चलते हैं जी 34th क्वेश्चन पे। ये आ गया देखो बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन। बढ़िया वाला क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आपको कोई एक हाइड्रोकार्बन दिया है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, ओज़ोनोलिसिस करेगा वही झोपड़ी जैसी बनाएगा, याद है? ऐसे, ऐसे करके, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है। तो ये ऐसे ब्रेक कर जाता है, वो वाला ओज़ोनोलिसिस बनाएगा, 2 प्रोडक्ट्स देगा बी एंड सी। बी एंड सी गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट विद व्हेन हीटेड विद आयोडीन विद NaOH। अब ये जब भी आ जाए ना NaOH प्लस आयोडीन, ये मान के चलो कौन-सा टेस्ट है जी? आइडोफ़ॉर्म। क्यों? और उसने बोल भी दिया येलो पीपीटी आइडोफ़ॉर्म का बनता है। दोनों ही देते हैं, बी और सी दोनों ही आइडोफ़ॉर्म टेस्ट देते हैं। व्हाइल ओनली बी गिव अ सिल्वर मिरर टेस्ट ऑन रिएक्शन विद टॉलरेंस रिएजेंट, मतलब कि बी आपका क्या हो गया जी? एल्डिहाइड हो गया, यहाँ से हमें आइडिया लग रहा है। सी आपका कीटोन हो गया, राइट? बी एल्डिहाइड, सी कीटोन। तो चलो बढ़ते हैं आगे, तीनों को आपको पता लगाना है। एंड रिएक्शन लिखो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, आइडोफॉर्म टेस्ट की इक्वेशन लिखो और एल्डोल कंडेंसेशन लिखो बी और सी की आपस में। ओके फाइन। आइडिया हमें लग गया कि ए तो एल्कीन है, शुरुआत वहीं से हो रही थी, है ना? एल्कीन में ही आप ओज़ोनोलिसिस करते हो, ठीक? तो ये आपका ए, बी, सी सेम क्वेश्चन, कोई वो तो नहीं था? नहीं था ना? ठीक है, ओज़ोनोलिसिस हाँ, 2 प्रोडक्ट्स बना रहा है, फाइन, फाइन, फाइन। ठीक है? ए आपका कोई एल्कीन होगा, बी आपका एल्डिहाइड होगा जिसमें मिथाइल ग्रुप प्रेज़ेंट हो, सी आपका मिथाइल कीटोन होगा। यहाँ से हमें आइडिया तो लग रहा है। क्या किया हमने देखो, आपका जो जो एल्कीन है वो तो चलो बाद की बात है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। यहाँ पे उन्होंने लास्ट तक आगे आपका अलग-अलग निकाल लिया जाएगा, ये है एल्कीन। ठीक है? अब ये कैसे पता लगेगा कि एल्कीन कौन-सा होगा? ये जो बी और सी बना है ना,
झोपड़पट्टी तोड़ने के बाद झोपड़पट्टी ये वाली चीज़ कहा था ना मैंने, हट हट बन जाती है, ठीक है? इस तरह का ये चीज़ टूटता है। ZNO वाली जो आपका ओज़ोनोलिसिस करते हो उसके बाद में ZNO निकल जाता है, ये ऑक्सीजन जिंक के साथ चला जाता है, ठीक? तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट ये एल्डिहाइड बन गया है और एक आपका कीटोन बना है। ये एल्डिहाइड कीटोन का मतलब वो जितने जितने कार्बन वाला होगा उसने पहले शुरुआत में क्या कह रखा था कि 5 कार्बन वाला कोई तो है। ये आपने 5 कार्बन वाला कंपाउंड लिखा, ठीक है? देखो कैसे लिखोगे आप? इसके साथ 2 CH3 लग रखे हैं, ठीक है? और इसके साथ 1 CH3 यहाँ के बजाय इधर भी लगा सकते हो। क्या किया हमने? यहाँ लगा लिया, ठीक है? अब अक्रॉस द डबल बॉन्ड जब आप करोगे तो ये पता है जो ओज़ोनोलिसिस जब आप करवाते हो ना, तो ओज़ोनोलिसिस में बेटा CH3CH ये तो ऐसे ही रहा। उसके बाद यहाँ पे आपका इस तरह से बनता है, ये दोनों C और CH3 ना ऐसे रह जाएगा, ठीक? यहाँ पे इस तरह की चीज़ बनती है तो ये ब्रेक कर जाता है। तो यहाँ पे आपका बन गया जी ओज़ोनोलिसिस में यहाँ भी ऑक्सीजन ये यहाँ आपका एक जगह से एसिटल्डिहाइड बन गया। ये देख सकते हो एसिटल्डिहाइड जिसका आपको सिल्वर मिनट टेस्ट करके दिखाना पड़ेगा। एसीटेट आयन सिल्वर बना, अमोनिया वाटर। दूसरा आपका बन जाएगा मिथाइल कीटोन क्योंकि दोनों ही आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। मिथाइल कीटोन आपका वो भी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी आइडोफॉर्म वाली, ठीक? तो यहाँ पे आपने सारे कंपाउंड्स निकाल लिए। उसके अलावा उसने कुछ और भी पूछ रखा था। आइडेंटिफ़ाई कर लिया आपने, रिएक्शन लिख ली टॉलरेंस रिएजेंट वाली आइडोफॉर्म हाँ, एल्डोल कंडेंसेशन आपस में एल्डोल कंडेंसेशन क्या किया देखो, कीटोन और एसिटल्डिहाइड क्रॉस एल्डोल किया है। अब इसमें आपके मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे, देख सकते हो। ये बेरियम हाइड्रॉक्साइड की जगह यहाँ पे आप सेम जो लेते हो ना NaOH वही ले लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपने क्या किया यहाँ जो कंपाउंड्स बनाने हैं ना ये 4 बनाएँगे। 4 क्यों? एक बारी ये जैसे हम कहते हैं ना 2 पेयर हम लेते हैं, एक बारी ये CH3 इस कार्बन पे जाके अटैच होगा, तो एक कंपाउंड आएगा, एक बारी इसका अपोज़िट। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स इसलिए बनेंगे। तो यहाँ पे आपने एल्डोल कंडेंसेशन अगर कर रखी है, तो आपको नज़र आ रहा होगा 2 हाइड्रॉक्सी वाले कंपाउंड्स बने, तो ये दूसरे वाले भी जो आपके हाइड्रॉक्सी बनेंगे आपके सारे हाइड्रॉक्सी वाली। लेकिन 4 क्यों बने? कीटोन अपने साथ कर सकता है, एल्डिहाइड अपने साथ। ये अपने साथ भी करेगा, ये अपने साथ भी करेगा, ठीक है? और एक मैंने आपको बता दिया, आपस में करेंगे, ठीक है? आपस में आपका एक ये वाला C इस वाले कार्बन पे जाके अटैच होगा, एक इसका अपोज़िट। तो इसलिए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं क्रॉस एल्डोल में, इसीलिए क्रॉस एल्डोल उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया, हमने एल्डोल कंडेंसेशन वैसे भी डिटेल में कर रखा है। चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ अगर किसी को देखना है तो देख सकते हो, यहाँ तो हम जस्ट अभी रिवाइज़ कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका फिर से ऐसा ही कंपाउंड वाला आया, यहाँ पे आपको रेड फॉस्फोरस और क्लोरीन हेल्वोल्हर ज़ेलेंस्की रिएक्शन मेरे ख्याल से होनी चाहिए, है ना? एंड उसके बाद जो बी कंपाउंड बना है उसको आप मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ग्रिग्नार्ड रीएजेंट के साथ ट्रीट करते हो। ट्राई आइल आइस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस ए और बी बताओ। रिएक्शन लिखो, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? चलो देखते हैं एक बारी। तो पहले तो आपका ए और बी ये निकाल दिया, कैसे निकाला ये बाद में पता लगेगा। ये देखो मैंने कहा ना हेल्वोल्हर ज़ेलेंस्की रिएक्शन आ गया। तो आपका जो एसिड था एसिटिक एसिड उसको जब आपने इसके साथ रिएक्ट करवाया, जितने भी H हैं ये अल्फा वाले, अल्फा पोज़ीशन पे आपका हेल्वोल्हर-ज़ेलेंसी रिएक्शन में क्या होता है, अल्फा कार्बन जो होता है उस पे जितने हाइड्रोजन है उस पे क्लोरीन लगते जाएगा। ये अल्फा है ना, क्योंकि ये आपका फंक्शनल ग्रुप था। इससे जस्ट साइड वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उस अल्फा कार्बन पे जितने H हैं उसकी जगह Cl लगता गया। लग गया जी? तो ये आपका CCl3COOH आ गया। अब हम देखते हैं, देखो शुरुआत में दोबारा से पढ़ो, एक कंपाउंड था जिसका मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला ये था। एक ये आपका इट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन बी रिएक्ट्स विद ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है CCl3 COOH वाला, ठीक है? ये वो आपका कंपाउंड है। एसिटिक एसिड और आपका जो दूसरा कंपाउंड था ये A और B ये क्लियर हो गया, ये रिएक्शन हो गई। उसके बाद उसने कहा था कि अगर हम इसको देखो रुको पढ़ ले दोबारा। C क्या है? हाँ, ये दोनों हमने कर लिया। गिव एनी वन मेथड बाय व्हिच ऑर्गेनिक कंपाउंड B को बी कौन-सा है आपका एसिटिक एसिड को, कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट्स करस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड अपने जो उसका करस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड है, वहाँ से कैसे बनाओगे? अब ऐसा आपको तो पता है ना कि ये आपका आपने जो निकाला एसिटिक एसिड है, तो ये क्या है? एसिटाइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड है। एसिड क्लोराइड की आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपका एसिड बन जाता है। तो बस आपको अगर ये पता था तो आप कैलकुलेट ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में उसने पूछा है डी पार्ट में, व्हिच विल बी द मोर एसिडिक कंपाउंड दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक है? ए और बी में से और क्यों? और राइट डाउन द रिएक्शन टू प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम द कंपाउंड बी जो एसिटिक एसिड है, वहाँ से आपको मीथेन बनाना है। ये आसान है, ठीक है?
वो बेस वाली रिएक्शन या COH वाली रिएक्शन आप ऑलमोस्ट कर चुके हो। ए आपका ज़्यादा एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू ये एसिटिक एसिड, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, एसिडिटी आपकी बढ़ाएँगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, दैट्स व्हाई। दोनों बिल्कुल साथ में ही लगे, इंडक्टिव इफेक्ट आपका काफ़ी अच्छा लगेगा। क्लियर हो गया? देखो यहाँ एसिडिटी वाला क्वेश्चन पूछ लिया। फिर एसिटिक एसिड में जब भी आप NaOH प्लस CaO इसकी प्रेजेंस में हीट करते हो, तो NaO एक कार्बन यहाँ से, इसको डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन, ये आपका CO2 यहाँ से निकल गया, कहाँ गया? सोडियम के सॉल्ट के साथ, सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट बन गया। अब आपने याद क्या रखना है, जो भी इस तरह का एसिड है और यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन कर रहे हो, तो ये जो R पार्ट है ना, एल्काइल पार्ट कहना चाहिए, R पार्ट, वहाँ से आपका मीथेन मतलब एल्केन बन जाएगा, ठीक है? अगर यहाँ पे CH3 CH2 COH होता, तो आपका उस हिसाब से आंसर डिफरेंट हो जाता है ना, इथेन बन जाता फिर। गॉट इट? चलो जी, क्वेश्चन आपका 35, ये आखिरी क्वेश्चन है। व्हाई आर ऑल कॉपर हैलाइड्स नोन एक्सेप्ट दैट कॉपर आयोडाइड? कॉपर आयोडाइड क्यों नहीं होता? कॉपर आयो जो कॉपर +2 है ना, वो आयोडीन, जो आयोडाइड आयन है उसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है, दैट्स व्हाई। आपको पता है ना, अगर रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन में होता है, तो आपका चीज़ें स्टेबल नहीं होगी। कॉपर +2 क्या करेगा? आयोडाइड आयन को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से -1 से 0 क्या हो रहा है, एक बार देख लो आप ज़रा, -1 से 0 मतलब ये क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका कॉपर का क्या होगा? रिडक्शन होगा, है ना? तो यानी ये खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये Ki को इसीलिए कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज़र लिख तो रखा है ना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज़ कर देता है इसको I2 में। तो जब ऑक्सीडाइज़ कर दे रहा है तो स्टेबल कहाँ से होगा? ठीक है ना? उसके बाद अगला क्वेश्चन, ई नॉट की वैल्यू बता रखी है वेनेडियम +3 +2 वाली। ये वैल्यू वेनेडियम, व्हाई इज़ द ई नॉट वैल्यू फॉर वेनेडियम कंपैरेटिवली लो? कंपैरेटिवली कम क्यों है ये, मतलब इन जनरल वैल्यू ये कम क्यों है? आपको पता है लो वाली जो वैल्यू है, इट इज़ रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ एक्ज़ैक्टली हाफ फिल्ड T2G लेवल। वेनेडियम +2 आपका एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है T2G वाला, इस वजह से उसकी लो वैल्यू आई है, ठीक? तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं था, अचानक से नया क्वेश्चन आया है, कभी आया नहीं था, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन, HCl को आप यूज़ नहीं करते हो परमैंगनेट टाइट्रेशंस में, क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि HCl की प्रेजेंस में जो आपका ऑक्सीडेशन है वो प्रोसेस हो जाता है ना? सिंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड टू क्लोरीन, प्रोसेस आपका जब वही HCl ही चला गया तो फिर आगे रिएक्शंस कैसे होंगी, ठीक है ना? इस वजह से हम परमैंगनेट की टाइट्रेशंस को जब भी करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं, ना तो HCl यूज़ करते हैं, ना नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं। ये बड़े ध्यान से करना पड़ता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट तो नहीं कोई साथ में यूज़ हो जा रहा है, अदरवाइज़ वो रिएक्शन जो आप चाह रहे हो वो होगी नहीं, ठीक है? उसके बाद सी पार्ट हो गया, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन एट द एंड ऑफ ईच पीरियड देयर इज़ अ स्लाइट इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हल्का सा इंक्रीज क्यों है? जैसे वो जिंक पे जब आप आते हैं ना, जिंक पे जब आते हैं, जब कैडमियम पे, जब मरकरी पे फुली फिल्ड होने के कारण। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन डाइक्रोमेट आयन इन द सॉल्यूशन। चलो अब दोनों क्वेश्चंस करें। क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा। तो डी ऑर्बिटल आपका इट इज फुल विद 10 इलेक्ट्रॉन्स, है ना? वो शील्डिंग कर रहा है, तो शील्डिंग तो कर रहा है प्रेजेंट इन द हायर एस ऑर्बिटल टू अ ग्रेटर एक्सटेंट रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग साइज। अभी तक इसके पहले क्या था? डी के इलेक्ट्रॉन्स कम थे, कम नंबर्स में थे। जब आप जिंक तक पहुंचते हो ना, जिंक तक, इसमें तो आपको पता है 3D10 है, इसके पहले 3D9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, इसके जस्ट पहले वाले आपके एलिमेंट में। तो जितने ज़्यादा डी इलेक्ट्रॉन्स होते जा रहे हैं वो शील्डिंग अच्छी करेगा, शील्डिंग अच्छी करेगा मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो थोड़ा कम लगेगा। अब जो अगर फोर्स कम लगेगा तो जाहिर सी बात है आपका जो साइज है, एटॉमिक साइज जो रिड्यूस होता था वो उतना रिड्यूस नहीं होगा, इंक्रीज इन साइज हो जाएगा हल्का सा, ठीक है? दूसरा पीएच के लिए कहा गया था कि क्या फर्क पड़ेगा, तो क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स, डाइक्रोमेट Cr2O7, क्रोमेट Cr वाला आपका खाली अकेले CrO4 वाला चीज़ है, जैसे आपने परमैंगनेट मैग्नेट किया ना वैसे ही। तो क्रोमेट और डाइक्रोमेट इंटर कन्वर्टिबल हैं एक्वस सॉल्यूशन में डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। जैसे आपने कहा ना, अगर आप पीएच बढ़ा रहे हो, बेसिक सॉल्यूशन है, तो वहाँ पे डाइक्रोमेट आयंस का कलर चेंज हो जाता है फ्रॉम ऑरेंज टू येलो। ऑरेंज आपका किसका है? डाइक्रोमेट का, K2Cr2O7, दूसरे का येलो कलर है, ठीक है? येलो कलर मतलब जो आपका जैसे क्रोमेट दूसरा सॉल्ट बनेगा Cr2SO4, उसके लिए। तो कलर का जो चेंज है ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये कलर का चेंज वाला क्वेश्चन आपको परमैंगनेट में KMnO4 में भी याद रखना है एंड डाइक्रोमेट में भी। इस चैप्टर में इनकी रिएक्शंस भी पूछ ली जाती है पायरोलुसाइड ओर से, मतलब वो प्रिपरेशन वाली, ठीक है? प्रिपरेशन वाली हो गई, ये चीज़ हो गया, थोड़ा-थोड़ा ये सब तो चीज़ें पूछ लिया जाता है, तो ये सब आपको कवर अप करना पड़ेगा।
तो दिस वाज़ ऑल अबाउट फॉर योर सीबीएसई सैंपल पेपर, जिसको आपको थोड़ा-सा आइडिया लग गया होगा आई थिंक। एंड बाकी आपने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ रखा है। तो उसके अलावा बेटा मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आपने ये तो हमने जो जस्ट सैंपल पेपर रीड आउट किया, ये जानने के लिए कि अच्छा कैसा-कैसा पेपर आ रहा है। पेपर आपका कंपैरेटिवली ईज़ी आएगा, ट्रस्ट मी, चांसेस ईज़ी ही आने के। केस स्टडी क्वेश्चंस भी ईज़ी आएँगे, मुश्किल नहीं आएगा। बट आपको क्या करना है कि आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रखे हों। एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, और सॉल्व्ड जो भी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, ठीक है? ये आपने सारे चैप्टर्स के कर रखे हों। सीबीएसई सैंपल पेपर हमने अभी-अभी डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा चैनल पे एक प्लेलिस्ट है भाई, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पीवाईक्यूज़ 2023 करके। इस प्लेलिस्ट में ना मैंने चैप्टर वाइज़ मैंने क्या किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं कराती गई हूँ। तो उससे क्या है, बार-बार सेम क्वेश्चन जब बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, रिवाइज़ कर रहा है, तो उसके ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर रिवाइज़ हो गया। किस तरह के क्वेश्चन्स आ रहे हैं वो पता लग जाएगा। इतना आपने करना है, अगर आप कर लेंगे आपका स्कोर बढ़िया आने वाला है। मैंने बहुत मेहनत की है आप लोगों के साथ, एंड आई जस्ट होप कि आप लोगों की तैयारी जो है बहुत बढ़िया रहे, एग्ज़ाम में बेटर परफ़ॉर्म करो, आपका स्कोर भी अच्छा आए। ऑल द बेस्ट। एंड पैनिक नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी है बट ठीक है। बाकी शाम को जो लाइव है वो तो होगी ही होगी। लाइव क्लास तो लगेगी, फिर मिलेंगे, तब बाकी बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, और लाइक शेयर कर देना यार, ठीक? ज़्यादा से ज़्यादा तो अच्छा रहेगा। एंड बाकी आपको जो सब्सक्राइब अगर किसी ने नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और ऑल नोटिफिकेशंस, है ना? शाम को लाइव के लिए रेडी रहना। आपको स्ट्रीम नज़र आ रही होगी वैसे, अभी से उसकी नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ठीक है? तो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट। आपका एग्ज़ाम बहुत पास है, टेंशन नहीं लेनी, आपने बहुत तैयारी करी है। लास्ट मोमेंट पे अपना थोड़ा-सा भी अपने आप को प्रेशर में लाके या पैनिक या एंग्ज़ायटी के कारण अपना जो मेंटल लेवल है बिल्कुल शांत रखना है, डिस्टर्ब नहीं होने देना है। बाकी मैं आपको गाइड शाम को करूँगी। शाम को मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।